हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आप जो कहानी सुन रहे हैं, आर्यन द सुप्रीम स्पिरिट, उस कहानी को एक नॉवल एफएम 001 द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है, जिसको कंटिन्यू सुनने के लिए आपको इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद। जरूर गुप्ता परिवार को कोई समस्या हुई होगी। उन्होंने सचमुच अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की और सिंहपर्णी लड़की के प्रक्षेपण को जारी कर दिया। वे मरने के लायक हैं, अनिलाचार्य ने दांत पीसते हुए कहा। डेविल किंग डंजन पूरे ब्लड मार्शल क्लैन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके भीतर कैद एक भी राक्षस को मुक्त करने से एक भीषण आपदा आ सकती है। आर्यन का खेल खत्म हो गया है। उसमें सिंहपर्णी कन्या के हमलों का सामना करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं है। सिंहपर्णी कन्या अद्वितीय प्रतिभा की धनी है। उसकी हर क्लोन में चरम स्तर की युद्ध शक्ति है। सुदर्शन को आर्यन से अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। हालांकि अगर आर्यन इस बार असफल भी हो जाता है तो भी कोई उसे कम नहीं समझेगा, क्योंकि आर्यन पहले ही अपनी पूरी कोशिश कर चुका था। और सिंहपर्णी कन्या का सामना करते हुए आर्यन की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि देवंतक, जिसे कुल में बहुत महत्व दिया जाता है, कि जीवित रहने की संभावना भी शायद न हो। आर्यन और सिंहपर्णी लड़की ने एक दूसरे को देखा। दोनों कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। वह युवती मासूम थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें निर्मल और भोली थीं। वाह ओप्पा, ओप्पा, ये क्या है? अपने वतन से इस तरह का चुनिब्यो लहजा सुनना दुर्लभ था और आर्यन दंग रह गया। पुनर्जन्म? पृथ्वी से? आर्यन ने उस मासूम लड़की को घूरते हुए पूछा। आप भी पृथ्वी से हैं? उस भोली लड़की को यहाँ अपने ही देश के किसी व्यक्ति को देखकर हैरानी हुई। बिल्कुल एक पवित्र व्यक्ति, चट्टान की तरह मजबूत। आर्यन ने अपनी छाती थपथपाई। लेकिन वह भोली भाली लड़की अब भी थोड़ी संशय में थी। स्वर्गीय राजा पृथ्वी के बाघ को ढक लेते हैं। छोटे चिकन स्टू मशरूम। वाह ओप्पा, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। कहावत है, जब देशवासी अपने देशवासियों से मिलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस परदेश में एक ही जगह के किसी व्यक्ति से मिलने का मौका मिलना दुर्लभ है। उस मासूम लड़की ने तुरंत आर्यन पर झपट्टा मारा। उसकी कोमल भुजाएं उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गईं। उसके नए विकसित छोटे नितंब आर्यन के शरीर से रगड़ने लगे, जिससे आर्यन थोड़ा बेचैन महसूस करने लगा। क्या हो रहा है? बाहर लाइव प्रसारण देख रहे सुदर्शन दंग रह गए। क्या यह नहीं कहा गया था कि यह सिंहपर्णी कन्या एक दुर्लभ महान दानव और एक महान दैत्य थी, जो निश्चित रूप से एक ही वार में जान ले लेती थी? आर्यन और सिंहपर्णी गर्ल का इससे क्या मतलब था? वे मिलते ही क्यों नहीं लड़े, बल्कि बातचीत शुरू कर दी? ओप्पा, इसका क्या मतलब है? प्राचीन राक्षस लिपि, क्या वह बहुत बूढ़ा और अप्रचलित हो गया है? सुदर्शन ने आत्मचिंतन किया और महसूस किया कि उसे वापस जाकर कड़ी मेहनत से अध्ययन करना होगा। उसका ज्ञान वास्तव में एक जूनियर जितना समृद्ध नहीं था। वह भविष्य में जूनियर्स के सामने कैसे कूल बन पाएगा? आर्यन ने आसानी से चौथा चरण उत्तीर्ण कर लिया। यह बिल्कुल चाय पार्टी जैसा था। जब आर्यन चला गया तो उसने चुपके से सिंहपर्णी कन्या से मानसिक ऊर्जा का एक बीज ले लिया। इस दुनिया से विदा होने के बाद वह इस बीज का उपयोग सिंहपर्णी कन्या को बचाने के लिए कर सकेगा, साथ ही एक पुनर्जन्म भी। सिंहपर्णी कन्या आर्यन से भी कहीं अधिक दुर्भाग्यशाली थी। जिस वस्तु पर उसने कब्जा किया था वह वास्तव में एक सिंहपर्णी दानव की नाजायज बेटी थी, और वह पूरे 1 साल तक अंधकारमय शैतान राजा के अराजकता के काल कोठरी में फंसी रही थी। बेशक मुआवजे के तौर पर सिंहपर्णी गर्ल का शुरुआती बिंदु आर्यन की तुलना में 70, 80 या 90 स्तर ऊपर था। वशीकरण के बाद सिंहपर्णी कन्या सीधे यिनयान क्षेत्र की एक महान गुरु बन गई। इसके अलावा वह दूसरी पीढ़ी की राजपरिवार से थी।
उसके पिता और माता दोनों ही डेविल किंग डंजन में शक्तिशाली डेविल किंग थे। उनकी मां पिछली पीढ़ी की सिंहपर्णी कन्या थीं, जो वास्तव में एक संत स्तर की सबसे शक्तिशाली हस्ती थीं। उनके पिता एक महान संत थे। शैतान का राजा, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पैर की एक ही धमक से पूरी दुनिया को कंपा सकता था। आर्यन का मिशन मानसिक ऊर्जा से निर्मित इस बीज को बाहर ले जाना और सिंहपर्णी कन्या को शैतान राजा के भयानक कारागार से भागने में मदद करना था। डेविल किंग डंजन की एक खास विशेषता है, कोई भी शक्ति जितनी अधिक होती है, उससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल होता है। इसके विपरीत सिंहपर्णी कन्या जैसी दूसरी पीढ़ी की प्राणी, जो शक्ति में बलवान नहीं होती, लेकिन स्वर्ग को चुनौती देने वाली क्षमता रखती हैं, वंशानुगत संबंधों वाले लोगों को भाग निकलने में एक अनूठा लाभ होता है। बेशक आर्यन इस मामले को बिल्कुल भी लीक नहीं करेगा, अन्यथा अनिल उसे निश्चित रूप से पीट पीट कर मार डालेगा और उसे कटी हुई मिर्च मछली के सिर में बदल देगा। चौथी मंजिल पर रहने वाले लोग, जो आपस में बातचीत कर रहे थे, वहां से गुजर गए। सुदर्शन और अन्य लोग गहरे सदमे में थे, उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। नक्षत्रलोक क्षेत्र चाय कक्ष कब बन गया? और सिंहपर्णी गर्ल की वो पौराणिक उग्रता 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 कहाँ गई? 3 सितारा छात्र, हालांकि वृद्ध अनिलाचार्य कुछ अनिच्छुक थे, लेकिन नक्षत्रलोक क्षेत्र के संरक्षक के रूप में उन्हें नियमों का पालन करना पड़ा। आर्यन ने नक्षत्रलोक क्षेत्र की चौथी चुनौती पारित कर दी और उसकी स्थिति तुरंत एक पायदान बढ़ गई। यदि ब्लड मार्शल क्लैन में 2 सितारा छात्रों को कुलीन माना जाता है, तो 3 सितारा छात्रों को अकादमी के मध्य प्रबंधन में पदोन्नत किया जा सकता है। 3 सितारा छात्र अकादमी के कुछ मामलों का प्रबंधन करने के योग्य होते हैं और अकादमी उन्हें कुछ रोजगार बोनस भी देती है। इसका उद्देश्य 3 सितारा छात्रों को ब्लड मार्शल क्लैन का प्रबंधन करने की भावी क्षमता प्रदान करना है। ब्लड मार्शल क्लैन केवल ऐसे लापरवाह व्यक्तियों को प्रशिक्षित नहीं करना चाहता जो केवल लड़ना और मारना जानते हों। उन्हें बुद्धि और क्षमता से भरपूर नायकों की आवश्यकता है, जो ब्लड मार्शल क्लैन को उसके गौरवशाली शिखर तक ले जा सकें। नक्षत्रलोक क्षेत्र पंचम तल। आर्यन ने जैसे ही लकड़ी के तख्ते पर कदम रखा, उसे एक जानलेवा माहौल का एहसास हुआ। 5वीं मंजिल के बीचों बीच एक कठपुतली खड़ी थी, जिसकी आंखें खून जैसे लाल प्रकाश से चमक रही थीं। शैडो असासिन, सिंहपर्णी गर्ल और अब एक कठपुतली। बड़े भाई, आप कहानियों वाले पिनोचियो तो नहीं हैं ना? आर्यन ने कठपुतली को देखा, उसका चेहरा जिज्ञासा से भरा हुआ था और सुदर्शन का चेहरा लगभग पूरी तरह से हरा हो गया था। प्रतिस्थापन कठपुतली, यह इस जगह कैसे प्रकट हो सकती है? क्या यह नहीं कहा गया था कि इसे शैतान राजा के कालकोठरी के सबसे गहरे स्तर में दबा दिया गया था, ताकि यह कभी प्रकट न हो? सुदर्शन का जबड़ा लगभग जमीन पर गिर पड़ा। एक स्थानापन्न कठपुतली का प्रक्षेपण नक्षत्रलोक क्षेत्र में बिल्कुल प्रकट नहीं हो सका। आर्यन का बार बार ऐसे लगभग अजेय विरोधियों का सामना करना निश्चित रूप से महज बदकिस्मती नहीं थी। गु परिवार, ये तो गुप्ता परिवार का ही काम होगा। सुदर्शन ने बड़ी आसानी से अपराधी की पहचान कर ली। वृद्ध अनिलाचार्य की आंखें अचानक धुंधली हो गईं। गु परिवार नहीं, शैतान राजा के कालकोठरी की रखवाली के लिए जिम्मेदार लोगों को बहला फुसला कर ले जाया गया और एक संप्रदाय प्रमुख स्तर का व्यक्ति भी बहला फुसला कर ले गया। जो चरम व्यक्ति बचा था, उसकी वंश परंपरा का सार समाप्त हो गया था और वह एक ममीकृत शव बन गया था। अनिल के हजारों क्लोनों में से एक ने पहले ही सच्चाई की जांच कर ली थी। हालांकि गुप्ता परिवार पूरी तरह से अच्छा नहीं है, लेकिन वे इतने दुस्साहसी नहीं होंगे कि ऐसे मामले में दखल दें। तो क्या शैतान राजा का तहखाना गिर गया? सुदर्शन का चेहरा तनाव से भरा हुआ था। यदि डेविल किंग डंजन का पतन हो जाता है, तो यह ब्लड मार्शल क्लैन के लिए एक विश्व विनाशकारी घटना होगी।
इसकी तुलना में आर्यन का नक्षत्रलोक क्षेत्र में विभिन्न अविश्वसनीय विरोधियों से मुकाबला करना एक मामूली बात थी। अभी नहीं। शैतान राजा के कालकोठरी में कुल 9 मुहरें हैं। तथाकथित गैरिसन पारिवारिक शक्तियां मूलतः केवल मुहरों को सुदृढ़ कर रही हैं। भले ही इस बार मुहरों में उथल पुथल हो और कुछ शैतान राजा के प्रक्षेपण दिखाई दें, मूलतः वे केवल अपनी इच्छा की एक हल्की सी झलक उत्सर्जित कर रहे हैं और वास्तव में कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। एक बार मुहरों की मरम्मत हो जाने के बाद वे शैतान राजा के कालकोठरी में फिर से निष्क्रिय हो जाएंगे। अनिल ने इन मामलों को बिल्कुल भी गंभीरता से न लेते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। अनिल अपने वास्तविक रूप में एक महान संत स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति हैं, जिन्होंने सबसे विनम्र नश्वर से लेकर अपने वर्तमान स्वरूप तक कदम दर कदम विकास किया है। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत तूफानों और कठिनाइयों का अनुभव किया है। अगर इतनी छोटी सी बात भी उसकी मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव ला सकती है, तो वह अपनी वर्तमान स्थिति के योग्य नहीं होगा। जब वृद्ध अनिलाचार्य ने यह कहा तो सुदर्शन ने भी थोड़ी राहत की सांस ली। चूंकि अनिलाचार्य ने भी कहा कि कोई समस्या नहीं है, तो शैतान राजा कालकोठरी के साथ हुई इस घटना का ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। नक्षत्रलोक क्षेत्र की 5वीं परत। आर्यन पहले ही मृत्यु के विकल्प कठपुतली के साथ एक भयंकर युद्ध में संलग्न हो चुका था। मृत्यु के इस विकल्प के रूप में प्रस्तुत कठपुतली को मृत्यु का बिल्कुल भी भय नहीं था। जैसे ही उसने हमला किया, उसने वारों की बौछार कर दी, मानो उसे बचाव का बिल्कुल भी ज्ञान न हो। और हर बार जब आर्यन उसे नीचे गिराता था, तो जमीन पर एक छोटी लकड़ी की छड़ी, विलो की एक छोटी शाखा या इसी तरह की कोई चीज रह जाती थी। अपने नाम के अनुरूप मृत्यु के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाली कठपुतली जब उसे किसी घातक खतरे का सामना करना पड़ता था, तो अपनी मृत्यु के स्थान पर अन्य वस्तुओं का उपयोग करती थी। मृत्यु से भयभीत न होने के कारण मृत्यु के विकल्प के रूप में कार्य करने वाली यह कठपुतली हमेशा अपनी आक्रमणकारी तकनीकों को निखारने पर ध्यान केंद्रित करती थी। इसके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम लाखों बार परखा गया था और स्वर्ग और पृथ्वी लोक के प्रथम स्तर पर भी यह अथाह रहस्यों और दिव्य शक्तियों को प्रकट कर सकती थी। आर्यन धीरे धीरे पीछे हटता गया, उसकी सांसें अनियमित होती जा रही थीं। इस बार डेथ सब्स्टिट्यूट पपेट केवल बुनियादी मार्शल आर्ट का उपयोग कर रहा था, फिर भी इन सरलतम चालों ने आर्यन को सहजता, अप्रत्याशितता और निर्बाधता का एहसास कराया, मानो कोई हिरण अपने सींग लटका रहा हो। एक के बाद एक मृत्यु के विकल्प वाले पुतले की आकृति घूमती हुई हवा में अस्पष्ट रूप से आगे बढ़ती रही। सबसे सरल सपाट मुक्के में भी वह लाखों विविधताएं दिखा सकता था। इसके विपरीत मूलभूत सिद्धांतों के राजा का आशीर्वाद प्राप्त होने के बावजूद आर्यन काफी अनाड़ी था, जैसे कोई बच्चा चलना सीख रहा हो। उसके कदम और शरीर में कई खामियां थीं। यह आर्यन सचमुच असाधारण है। पिछले 4 पड़ावों पर अवसरवादी चालाकी या छोटी मोटी चालों का कुछ संदेह हो सकता था, लेकिन इस बार वह मृत्यु के विकल्प कठपुतली के हाथों में इतनी देर तक टिके रहने में सक्षम रहा। उसकी बुनियादी मार्शल आर्ट का अभ्यास अवश्य ही कठिन रहा होगा। आजकल के युवा शक्तिशाली मार्शल आर्ट मूव्स को सीखने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। यह भूलकर कि सभी मार्शल आर्ट की नींव बुनियादी बातों पर टिकी होती है। केवल ठोस बुनियादी मार्शल आर्ट ही एक सच्चे महाशक्तिशाली योद्धा बनने का आधार हैं। वे निषिद्ध मूव्स हालांकि इस्तेमाल करने पर बेहद शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा की खपत भी बहुत अधिक होती है। उनका इस्तेमाल 1 या 2 बार किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में वे विफल हो जाते हैं। उनकी तुलना बुनियादी मूव्स से कैसे की जा सकती है, जिनमें बहुत अधिक मानसिक या वास्तविक ऊर्जा की खपत नहीं होती। कुछ ही सांसों में ऊर्जा वापस आ जाती है और बिना थके 3 दिन और 3 रात तक लगातार युद्ध किया जा सकता है।
वृद्ध अनिलाचार्य के मन में आर्यन की सराहना बढ़ती गई। पलक झपकते ही 10 सांसें बीत गईं। मृत्यु के विकल्प वाले पुतले का प्रक्षेपण धीरे धीरे विघटित हो गया, और उसी समय मृत्यु के विकल्प वाले पुतले ने कोई संघर्ष नहीं दिखाया, बल्कि आर्यन की ओर एक स्वीकृति भरी नजर डाली, मानो अपने कनिष्ठ को देखते हुए कह रहा हो, बुरा नहीं, बुरा नहीं। मृत्यु का विकल्प कठपुतली गायब हो गया, लेकिन आर्यन विशेष रूप से खुश नहीं था, क्योंकि वह अपने दिल में समझ गया था कि मृत्यु का विकल्प कठपुतली ने इस बार निश्चित रूप से अपनी शक्ति को छिपा लिया था। अन्यथा एक प्रतिष्ठित महान संत स्तर का दानव राजा केवल बुनियादी मार्शल आर्ट का उपयोग कैसे कर सकता था, और उसमें नियमों में कोई उतार चढ़ाव क्यों नहीं दिखता था। यह जीवन मरण का संघर्ष या मूल्यांकन जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्नेही गुरु अपने शिष्य के साथ व्यक्तिगत रूप से अभ्यास कर रहा हो। 5वीं परत भी साफ हो गई। आर्यन ने अपनी जटिल भावनाओं को तुरंत दूर किया और 6ठी परत की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने नक्षत्रलोक क्षेत्र की 6ठी परत की दहलीज पर कदम रखा, आर्यन को एक भनभनाहट की आवाज सुनाई दी। असंख्य सुनहरे कीड़े आर्यन की ओर ऐसे उमड़ पड़े जैसे कोई धुंधली कोहरा हो या कोई अंधीन सागर। प्रत्येक कीड़ा आकार में चावल के दाने जितना ही था, लेकिन जब वे एक साथ जमा होते थे तो वे घुटन भरी दमनकारी अनुभूति पैदा करते थे। सोना खाने वाले कीड़े। उन सुनहरे छोटे कीड़ों को देखते ही आर्यन ने तुरंत उनकी पहचान और उत्पत्ति को जान लिया। सोना खाने वाले कीड़े कीड़ों की प्रजाति में सबसे खतरनाक दुश्मन हैं। सोने को खाने वाले कीड़ों को समूह युद्ध में महारत हासिल है। वे कभी अकेले लड़ना पसंद नहीं करते, एक बार हमला करने पर वे झुंड बनाकर एक साथ टूट पड़ते हैं। सोने को निगलने वाले अनगिनत कीड़े एक सुनहरे सागर की तरह थे, न केवल असीम बल्कि उनमें से प्रत्येक में चीन पर हमला करने वाले जापानी आक्रमणकारियों की बुरी आदत भी थी। सब कुछ जला दो, सबको मार डालो, सब कुछ लूट लो। उन्होंने सब कुछ खा लिया, सब कुछ निगल लिया। कहा जाता है कि देवताओं के शव भी उनके चंगुल से नहीं बच पाए। सोने को खाने वाले इन कीड़ों में एक राजा भी है। कहा जाता है कि अगर इस राजा को मार दिया जाए तो बाकी सोने को खाने वाले कीड़े तितर-बितर हो जाएंगे। लेकिन समस्या यह है कि वह राजा कौन है? यह बहुत ही निराशाजनक प्रश्न था। कीड़े-मकोड़े और राजा सब एक जैसे दिखते थे। कौन जानता था कि आप ली एर्गू हैं या पड़ोस में रहने वाली सुवी? सोना खाने वाले कीड़े आ गए। आर्यन ने काफी देर तक खोज की, लेकिन उसे कोई कीटनाशक या डीडीवीपी नहीं मिला। धिक्कार है, क्या यह नहीं कहा गया था कि 7 फीट के दायरे में कोई न कोई एंटीडोट जरूर होगा? वहां एक भी बाल क्यों नहीं बचा था? कहानियां वाकई भ्रामक होती हैं। सोने को खाने वाले कीड़ों जैसी चीजों के खिलाफ लापरवाही बरतना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि सोने को खाने वाले कीड़े खुद बेहद मजबूत होते हैं, पानी और आग से अप्रभावित रहते हैं, तलवारों और भालों से भी अभेद्य होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तांबे के मटर जिन्हें भाप में पकाया या उबाला नहीं जा सकता। एक बार जब वे आक्रमण कर देंगे तो यिनयान क्षेत्र के शक्तिशाली लोग भी चिंतित और तनावग्रस्त महसूस करेंगे। सौभाग्य से इस बार प्रकट हुए स्वर्ण भक्षक कीट लगभग 100 वर्ष पुराने थे और अभी तक शक्तिशाली नहीं थे। यदि 500 वर्ष पुराने स्वर्ण भक्षक कीट प्रकट होते तो संप्रदाय के गुरु स्तर के शक्तिशाली लोग भी भाग जाते, एक पल भी वहां रुकने का साहस नहीं करते। आर्यन ने इन सोने को खाने वाले कीड़ों को देखा। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। एक तेज हवा के झोंके के साथ ठंडी हवा सीटी बजाती हुई निकली और सोने को खाने वाले कीड़ों पर जा गिरी। स्वर्ण भक्षक कीटों के शरीर स्थिर रहे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें कुछ भी महसूस न हो रहा हो। यद्यपि स्वर्ण भक्षक कीटों के शरीर छोटे थे, फिर भी वे यिन और यांग से अप्रभावित थे।
यहाँ तक कि वे विधियां भी जो शक्तिशाली प्राणियों की ऊर्जा और रक्त को नष्ट कर सकती थीं, उन पर जरा भी असर नहीं डालती थीं। आर्यन शायद इस बार सोने को निगलने वाले कीड़ों के चंगुल से बच नहीं पाएगा। आखिर सोने को निगलने वाले कीड़े ऐसे जीव हैं जिन्हें देखकर बड़े बड़े लोग भी सिरदर्द महसूस करते हैं। एक ही बार में 5 चौकियां पार करना वाकई एक दुर्लभ प्रतिभा है। ऐसी उपलब्धि के लिए लाइफ एकेडमी में उसे निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सुदर्शन ने यह मानते हुए बात की कि आर्यन की क्षमता अपनी सीमा तक पहुंच गई है। हालांकि आर्यन की ठंडी हवा के चले जाने के बाद उस ठंडी हवा का प्रभाव तुरंत स्पष्ट हो गया। सोने को खाने वाले कीड़ों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उनकी आंखों के सामने भ्रम प्रकट हो गए। वे लड़खड़ाते हुए इधर-उधर भटक रहे थे, हर कोई अलग अलग दिशा में जा रहा था। भिनभिनाहट की आवाजें लगातार आती रहीं, लेकिन उनमें से एक भी आर्यन की ओर नहीं दौड़ी। मानसिक भ्रम। अनिल के होंठ थोड़े कांप रहे थे, वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंततः वह नहीं बोला। मानसिक कला साधक रहस्यमय और अप्रत्याशित है। मेरे रक्त मार्शल कबीले में कुछ ही लोग इस दांव में निपुण हैं। हमारे रक्त मार्शल कबीले के सभी सदस्य मार्शल आर्ट के माध्यम से मजबूत मर्दाना ऊर्जा और रक्त के साथ दांव में प्रवेश करते हैं, जबकि मानसिक विधियां अधिक स्त्रीत्वपूर्ण और कोमल होती हैं। मानसिक विधियां हमेशा से मेरे रक्तलड़ाकू वंश की कमजोरी रही हैं, और आर्यन वास्तव में ऐसी विधियों में निपुण है। यदि भविष्य में उसका उचित प्रशिक्षण किया जाए तो वह निश्चित रूप से मेरे रक्तलड़ाकू वंश का एक स्तंभ बनेगा। मुनि माधव ने बिना किसी आपत्ति के वृद्ध अनिलाचार्य के लिए बात की, और सुदर्शन ने आनंदित मुनि माधव की ओर एक नजर डाली, लेकिन अंततः वह भी कुछ नहीं बोला। क्योंकि ब्लड मार्शल क्लैन में युद्ध कौशल को बहुत सम्मान दिया जाता है, और यह माना जाता है कि युद्ध के पारंपरिक नियमों के अलावा अन्य सभी तरीकों को अपरंपरागत और ज्यादा ध्यान देने योग्य नहीं माना जाता है। आजकल ब्लड मार्शल क्लैन का अन्य साधना पद्धतियों के प्रति दृष्टिकोण पहले की तुलना में कहीं अधिक खुला हो गया है, जो अच्छी बात है। वे समावेशी हो सकते हैं। हजारों साल पहले जब सुदर्शन अभी युवा ही थे, तब ब्लड मार्शल क्लैन ने वसु क्लैन के बाहर के सभी साधकों को दुष्ट राक्षस मानकर अस्वीकार कर दिया था। कुछ लोगों को तो कल्टिवेटिंग फॉर्मेशन, आर्ट कल्टिवेटर और अन्य लेगेसीज के लिए मार डाला गया या गुलाम बना दिया गया, जिसके कारण ब्लड मार्शल क्लैन के भीतर संबंधित लेगेसीज कुछ समय के लिए लगभग पूरी तरह से टूट गईं। उस दौर को याद करते हुए वह सचमुच असहनीय था। यह ब्लड मार्शल कबीले के लिए एक सभ्यतागत आपदा थी। इसके परिणामस्वरूप साधकों की अत्यधिक विलक्षण विविधता के कारण आने वाली शताब्दियों में ब्लड मार्शल कबीले की समग्र शक्ति में भी काफी गिरावट आई। बाद में यद्यपि अन्य साधना पद्धतियों को धीरे धीरे अपनाया जाने लगा, फिर भी कई परंपराएं पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थीं। इस वजह से ब्लड मार्शल क्लैन में ब्लड लाइन एक्सपर्ट, आर्ट कल्टीवेटर प्रैक्टिशनर और फॉर्मेशन मास्टर बेहद दुर्लभ हो गए, और अन्य जातीय समूहों से बड़ी मात्रा में संसाधन उच्च कीमतों पर खरीदने पड़े। अन्यथा एक महान ब्लड मार्शल कबीले में कुछ ब्लड लाइन विशेषज्ञ क्यों नहीं होंगे? वे सोने को खाने वाले कीड़े ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली हो, चलने में भी असमर्थ थे, तो वे आर्यन के लिए खतरा कैसे बन सकते थे? अंत में 10 सांसें पलक झपकते ही बीत गईं। नक्षत्रलोक क्षेत्र, छठी परत साफ। आर्यन की आश्चर्यजनक उपलब्धियों ने बाहर मौजूद सुदर्शन को अचंभित कर दिया। 4 सितारा छात्र। सुदर्शन ने चुपके से अपनी लार निगल ली। ऐसा नहीं था कि वह आसानी से आश्चर्यचकित हो जाता था या उसकी मानसिक सहनशीलता कम थी, बल्कि आर्यन का प्रदर्शन इतना असाधारण था कि उसने सुदर्शन की प्रतिभा की धारणा को चकनाचूर कर दिया।
ब्लड मार्शल क्लैन अकादमी में 4 सितारा छात्र पहले से ही एक मुख्य छात्र था, एक ऐसा छात्र जिसकी हर कीमत पर रक्षा और संवर्धन किया जाना आवश्यक था। एक बार 4 सितारा विद्यार्थी का दर्जा प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति को तुरंत यिनयान क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति से व्यक्तिगत मार्गदर्शन और सुरक्षा प्राप्त होगी। इसके अलावा एक 4 सितारा छात्र के पास 10 लोगों का एक गार्ड दस्ता भी हो सकता है, जिसमें गार्ड दस्ते का प्रत्येक सदस्य सावधानी पूर्वक चुना गया हो। शक्तिशाली एक यिनयान क्षेत्र का शक्तिशाली योद्धा टीम का नेतृत्व कर रहा था और 10 शक्तिशाली योद्धा पहरा दे रहे थे। ऐसा व्यवहार किसी छोटे कुलीन परिवार के वारिसों से कम नहीं था। 7वीं परत। छठी परत को पार करने के बाद आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने ऊपर की ओर देखा और दूर तक निहारने लगा। शुरू में आर्यन ने छठी परत को पार करने के बाद हार मानने की योजना बनाई थी, क्योंकि वह जितनी देर तक लड़ता, उसके पकड़े जाने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती। हालांकि वह ब्लड मार्शल क्लैन की वंश परंपरा से जुड़ा था, फिर भी उसके युद्ध अनुभव और लड़ने की शैली में मानव जाति की परंपराएं झलकती थीं। कुछ विवरणों को बदलना आसान नहीं था और उनसे खामियां आसानी से उजागर हो सकती थीं। हालांकि जैसे ही वह नक्षत्रलोक क्षेत्र पर चढ़ा, उसने तेजी से महसूस किया कि एक रहस्यमय कॉल उसे नक्षत्रलोक क्षेत्र की 7वीं परत से आकर्षित कर रही है। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, वह पुकार और भी प्रबल होती गई। आर्यन को पूर्वाभास हो गया था कि अगर उसने उस कॉल के स्रोत का पता नहीं लगाया तो उसे इसका पछतावा होगा। 7वीं परत। आर्यन ने पाले की दुनिया में कदम रखा। बर्फ के टुकड़े लगातार गिर रहे थे, हवा में घूमते और नाचते हुए, बेहद खूबसूरत और मनमोहक। हालांकि इन बर्फ के टुकड़ों के भीतर एक तीव्र हत्या का इरादा छिपा हुआ था। हर गिरते हुए हिमखंड से आर्यन को कंपकंपी का एहसास होता था। बर्फ का नृत्य। सुदर्शन आर्यन नक्षत्रलोक क्षेत्र के संरक्षकों का सामना करने से स्तब्ध हो गए थे, जिनका दूसरों ने लगभग कभी सामना नहीं किया था। स्नो डांस भी एक शक्तिशाली प्राणी थी, जिसे शैतान राजा के कारागार में कैद रखा गया था। हालांकि अन्य महान शैतानों के विपरीत वह स्वयं रक्त मार्शल कबीले की सदस्य थी, केवल एक घटना के कारण जिसमें वह फंस गई थी और फिर उसे शैतान राजा के कारागार में 1000 वर्षों तक दंडित और कैद रखा गया था। स्नो डांस एक महान संत स्तर का योद्धा नहीं था, बल्कि संत श्रेणी के शिखर पर पहुंचा हुआ संत था। नश्वर से संत बनने तक उन्हें केवल 120 वर्ष लगे। अब तक फंसी हुई वह महिला केवल 300 वर्ष की थी। एक 300 साल पुरानी चोटी संत का सम्मान किसी भी जाति में होना चाहिए। हालांकि शापित कबीले और कुछ व्यक्तियों की ईर्ष्या के कारण वह सूर्यविहीन शैतान राजा के कालकोठरी में फंस गई थी। उस वर्ष की घटनाओं को याद करते हुए सुदर्शन ने अनायास ही अपना सिर नीचे कर लिया। श्याम को शैतान राजा के तहखाने में कैद करके रखे जाने के बाद से केवल 12 वर्ष ही बीते हैं। उस वर्ष का दृश्य अभी भी उसकी आंखों के सामने स्पष्ट था। उस गिरफ्तारी अभियान में भागीदार होने के नाते सुदर्शन का दिल बेचैनी से भर गया था। आप कौन हैं? आर्यन को अंततः एहसास हुआ कि उसके सामने सफेद कपड़ों में खड़ी युवती ही वह अस्तित्व थी जिसने उसे बुलाया था। आकाश में उड़ते हुए बर्फ के टुकड़ों के बीच होने के बावजूद आर्यन जरा भी नहीं हिचका। उसका शरीर मानो अस्तित्वहीन था, या यूं कहें कि वह एक सीधी खड़ी परछाई की तरह था। यह एक ऐसी तकनीक थी जो उसने शैडो असैसिन से सीखी थी। लगभग यह कहा जा सकता है कि इसके खिलाफ शारीरिक हमले अप्रभावी थे। कोई आपका इंतजार कर रहा है। अमरेश की आवाज एकदम ठंडी और निर्मल थी। वह एक छोटी बच्ची की तरह नीचे बैठ गई और जमीन पर जमी बर्फ को कुरेदने लगी। उसने न तो ऊपर देखा और न ही आर्यन की ओर एक नजर डाली।
हालांकि आर्यन के दिल में उठने वाली पुकार और भी तीव्र हो गई। मेरा इंतजार कर रहे हो? हम दोनों अजनबी हैं, मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? आर्यन असमंजस में था और अमरेश की ओर देखते हुए जवाब का इंतजार कर रहा था। क्योंकि तुम और मैं एक ही तरह के लोग हैं। विद्रोही होने के लिए ही पैदा हुए, रूढ़िवादी ब्लड मार्शल कबीले के लिए असहनीय होने के लिए ही पैदा हुए। अमरेश ने अचानक ऊपर देखा, उसकी नजरें आर्यन से मिलीं। दोहरी पुतलियां। जब आर्यन ने अमरेश की आंखें देखीं, तो वह अचानक चौंक गया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि अमरेश में ऐसी क्या बात थी जो उसे आकर्षित करती थी। दोहरी पुतली वाली शारीरिक बनावट को ऐतिहासिक अभिलेखों में एक विशेष प्रकार की शारीरिक बनावट के रूप में दर्ज किया गया है, जो अजेयता के लिए नियत थी। वह आर्यन के असंख्य विदारक राक्षसी शरीर से कमजोर नहीं थी, दोनों ही विश्व के शीर्ष स्तरीय शारीरिक प्रतिभाओं में से थे। उनके साथ ही मानव राजा शरीर, स्थानिक कालिक संत शरीर, स्वर्गीय आदेश दिव्य शरीर और अन्य शारीरिक संरचनाएं भी शामिल थीं। प्राचीन के इतिहास में दोहरी पुतलियों का उल्लेख मिलता है। किंवदंती के अनुसार आध्यात्मिक गुरु और पश्चिमी नवसेन के महाशक्तिशाली राजा दोनों के पास दोहरी पुतली वाली शारीरिक बनावट थी। आध्यात्मिक गुरु ने ज्ञान की दृष्टि से स्वर्गीय दाओं की कार्यप्रणाली को समझा और प्राचीन काल से ही उन्हें एक ऋषि के रूप में पूजा जाता रहा है। पश्चिमी नवसेन के महाशक्तिशाली राजा के पास जन्मजात दिव्य शक्ति थी और उन्होंने अपने बल के बल पर लगभग पूरी दुनिया को जीत लिया था। पृथ्वी जैसी जगह पर भी, जहां साधना सभ्यता का पतन हो चुका था, दोहरी पुतलियों वाले शिष्य अभी भी इतने सारे चमत्कार कर सकते थे। कोई कल्पना कर सकता है कि यह दोहरी पुतली वाली शारीरिक बनावट कितनी शक्तिशाली रही होगी। बेहतरीन शारीरिक बनावट वाले लोग एक रहस्यमय पारस्परिक आकर्षण पैदा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जब आर्यन ने अमरेश की विशेष शारीरिक बनावट को महसूस किया, तो अमरेश ने भी आर्यन की विशेष शारीरिक बनावट को महसूस किया होगा। यह किस तरह की बकवास थी कि अगर तुम उससे नहीं मिले तो तुम्हें जिंदगी भर पछतावा होगा। उससे मिलना ही वो बात है जिसके लिए मुझे जीवन भर पछतावा रहेगा। आर्यन के हृदय में हजारों तरह की हिचकिचाहटें थीं, लेकिन जब से वह आया था, तब से वह जा नहीं सकता था। इस अमरेश को मारना नामुमकिन था। दोहरी पुतली वाली काया, भगवान ही जानते हैं कि वह कितनी भयानक थी। इसके अलावा उनके अपने असंख्य भक्षण करने वाले राक्षसी शरीर के विपरीत, जो एक नवोदित फूल की तरह था और अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, अमरेश वो का दोहरी पुतली वाला शरीर पूरी तरह से विकसित हो चुका था। चूंकि तुम आ चुके हो, मैं तुम्हें एक अवसर प्रदान करूंगा। अमरेश वो ने आर्यन के इनकार करने का इंतजार नहीं किया या इनकार करने का। उसने पहले ही मान लिया था कि आर्यन सहमत हो गया है। उसकी दोहरी पुतलियों से प्रकाश की एक हल्की किरण निकली और ठीक उस पर जा गिरी। उसका ब्लड मार्शल कबीला उनकी आत्मा की गहराई में अंकित वंशानुक्रम वास्तव में एक बार फिर जागृत हो गया। आर्यन के पीछे रक्त के रंग के पंखों का वह जोड़ा फिर से उग आया, धीरे धीरे फड़फड़ाते हुए। आसपास की स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा अशांत हो गई। उन रक्तरंजित पंखों के जोड़े के पीछे रक्तरंजित पंखों का एक और जोड़ा उगाया। आर्यन की वंशावली रैंकिंग रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हुई। एक दूसरी वंश परंपरा जागृति, मिस्टिक रैंक 7 ब्लड लाइन। खून के रंग के पंखों के दो जोड़े होने का मतलब था कि जब वह अपने पंखों को बुलाता था, तो वह 4 गुना अधिक युद्ध शक्ति के साथ विस्फोट कर सकता था। अगर यह ब्लड मार्शल क्लैन का कोई और सदस्य होता, तो वह इतना उत्साहित हो जाता कि हर जगह नाक से निकलने वाला बलगम उछालने लगता। लेकिन आर्यन नहीं चाहता था कि यह पाई आसमान से गिरे। यह कर्म का जबरन थोपा जाना है, ठीक है।
आर्यन मन ही मन आहें भर रहा था। इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, लेकिन अवेकनिंग अ ब्लड लाइन तो मुफ्त में मिलने वाली चीजों में भी एक शानदार शाही दावत के समान है। साधक का स्तर जितना गहरा होता है, वे कर्मों के प्रतिफल पर उतना ही अधिक जोर देते हैं। जागृति द्वारा आर्यन के वंश में अमरेश ने पहले ही उसके लिए अच्छे कर्म का बीज बो दिया था। यदि आर्यन भविष्य में इसका ऋण नहीं चुकाता तो वह कर्म के जाल में फंस जाएगा, जिससे अनंत हृदय दानव का जन्म होगा। कर्मिक अवरोध और इसका एहसान चुकाने के लिए उसे सबसे पहले श्याम को शैतान राजा के तहखाने से बचाना होगा, नहीं तो उसे उसके पैरों का एक बाल भी देखने को नहीं मिलेगा। फिर वह इसका एहसान कैसे चुकाएगा? 10 सांसों का समय बीतते ही स्टार क्षेत्र के नियम स्वतः ही लागू हो जाते थे। अमरेश की आकृति लुप्त हो उठी, मिट्टी में मिल गई, राख में मिल गई। लेकिन गायब होते समय उसने आर्यन के लिए जो धुंधली अस्पष्ट मुस्कान छोड़ी, उससे आर्यन को ऐसा घिन महसूस हुआ मानो उसने कोई मक्खी निगल ली हो। धिक्कार है इस पागल औरत पर, आर्यन ने मन ही मन धिक्कारा। दूसरी वंश परंपरा जागृति, रक्त के पंखों की 2 जोड़ियां, युद्ध शक्ति 4 गुना। जब बुजुर्ग अनिलाचार्य ने आर्यन को देखा तो उन्हें अचानक लगा कि वे बूढ़े हो गए हैं। वंश उस समय आर्यन ने जिस जागृति का सपना देखा था, वह वास्तव में उसके लिए एक मुफ्त उपहार बन गया था, और वह भी अनिच्छा से दिया गया उपहार। आर्यन जिस तथाकथित कर्मों के प्रतिफल के बारे में सोच रहा था, बुजुर्ग अनिलाचार्य की राय में वह सब बकवास था। कर्म और इस प्रकार की बातें संत लोक के बाद के लिए थीं। आर्यन अभी भी उससे 1,08,000 मील दूर था। इतनी दूर की बातों पर विचार करने के बजाय बेहतर होगा कि वह देवंतक की शत्रुता और पीछा करने से बचने का तरीका खोज निकाले। आर्यन ने धीरे धीरे उग्र ब्लड मार्शल कबीले को शांत किया। उसके शरीर में रक्त का प्रवाह बरकरार है। उसकी छाती पर एक खूबसूरत बर्फ के टुकड़े का टैटू बना हुआ था। कितना घटिया टैटू है! मैं तो असली मर्द हूं। आर्यन दहाड़ा। उसकी आवाज स्टार क्षेत्र में बार बार गूंजती रही, हवा में मंडराती रही। हालांकि जैसे जैसे उसकी आवाज फैलती गई, किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। आर्यन ने स्टार क्षेत्र की 7वीं मंजिल छोड़ने से पहले काफी देर तक अपना गुस्सा निकाला। जहां तक 8वीं मंजिल की बात है, तो उसे उस पर चढ़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। कौन जाने वहां किस तरह का आदमी उसका इंतजार कर रहा होगा। आर्यन तारा मंडप से अवतरित हुए। उसने देखा कि सुदर्शन के उसे देखने का तरीका पूरी तरह बदल गया था। एक कनिष्ठ को देखने का वह पूर्व भाव पूरी तरह गायब हो गया था, और उसकी जगह एक जटिल और रहस्यमय दृष्टि ने ले ली थी। स्टार क्षेत्र की 7वीं मंजिल को सफलतापूर्वक पार करने पर आपको बधाई। आपने 4 स्टार स्टूडेंट क्लियरेंस प्राप्त कर लिया है। बुजुर्ग अनिलाचार्य ने आर्यन के माथे पर उंगली से हल्का सा स्पर्श किया। 4 छोटे सुनहरे तारे चमके और गायब हो गए। आर्यन के रक्त मार्शल कबीले के प्रसार के साथ वंशानुक्रम वे चारों छोटे सितारे तुरंत चमक उठे। ब्लड मार्शल क्लैन में 2 स्टार और उससे ऊपर के छात्रों के लिए पहचान पत्र जारी करने का काम स्वयं बुजुर्ग अनिलाचार्य द्वारा किया जाता था। कोई और उन्हें जाली नहीं बना सकता था। 4 सितारा छात्र को आदिमबास वन में प्रवेश करने का एक ही अवसर मिलता है। आप आदिमबास वन में कुल 2 दिन और 2 रातें साधना कर सकते हैं। इसके अलावा एक सितारा छात्र के 2 सितारा छात्र बनने पर 1000 योगदान अंक प्राप्त होते हैं। 2 सितारा छात्र के 3 सितारा छात्र बनने पर 5000 योगदान अंक प्राप्त होते हैं, और 3 सितारा छात्र के 4 सितारा छात्र बनने पर 20,000 योगदान अंक प्राप्त होते हैं। आपको कुल 26,000 योगदान अंक प्राप्त हुए हैं। बुजुर्ग अनिलाचार्य ने अपनी उंगली से एक बार फिर टैप करते हुए दोबारा बात की।
आर्यन के माथे पर बने 4 छोटे तारों के भीतर अलग अलग विषय वस्तु प्रतीत होती थी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपने माथे पर छोटे छोटे तारे दिखाई दे रहे थे। इन तथाकथित योगदान बिंदुओं की क्रय शक्ति की सीमा वास्तव में आश्चर्यजनक थी। जैसे जैसे छात्र की रैंक बढ़ती जाती, योगदान अंकों के लिए खरीदारी की अनुमतियां लगातार बढ़ती जातीं और प्राप्त होने वाली छूटें भी बढ़ती जातीं। एक 4 सितारा छात्र अपने योगदान अंकों का उपयोग करके एक संप्रदाय प्रमुख स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति से कार्रवाई करवा सकता है और अपने लिए दुश्मनों को मरवा सकता है। बेशक आवश्यक योगदान अंकों की संख्या भी चौंका देने वाली थी। यहाँ तक कि सबसे साधारण संप्रदाय प्रमुख स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति को भी कार्रवाई करने के लिए आधार मूल्य 5000 योगदान अंक था। इसके अलावा मिशन की कठिनाई के आधार पर संप्रदाय प्रमुख स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति आधार लागत के ऊपर अतिरिक्त शुल्क जोड़ता रहता था। और यदि संप्रदाय के प्रमुख स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति को यह मिशन अव्यवहार्य लगता तो उन्हें भी इसे अस्वीकार करने का अधिकार था। लेकिन फिर भी इन योगदान अंकों का मूल्य अविश्वसनीय था। इनमें आदिम बांस वन में खेती के समय के बदले में आदान प्रदान करने योग्य वस्तुएं भी शामिल थीं। एक 4 सितारा छात्र को प्राचीन बांस के जंगल में 1 घंटे तक साधना करने के लिए 3000 योगदान अंक देने की आवश्यकता थी। एक दिन के लिए इसकी कीमत 36,000 योगदान अंक होगी। यह कीमत किसी संप्रदाय के मास्टर स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति को कार्रवाई करने के लिए नियुक्त करने से भी कहीं अधिक चौंका देने वाली है। बेशक विशेष वस्तुओं का उपयोग करके या मिशन पूरा करके भी योगदान अंक अर्जित किए जा सकते हैं। आर्यन ने पहले सुदर्शन को जो बिजली की गोलियां दी थीं, उन्हें भी उनमें प्रभावशाली ढंग से सूचीबद्ध किया गया था। 81 बिजली की गोलियों के एक सेट को 500 योगदान अंकों के बदले में बदला जा सकता है। यह कीमत पहले से ही बहुत अधिक निर्धारित की गई थी। क्या बिजली की गोलियों के बदले 500 योगदान अंक मिल सकते हैं? बहुत बढ़िया। पहले मुझे 10,000 योगदान अंक दीजिए। आर्यन की आंखें अचानक सुनहरे सितारों की तरह चमक उठीं। सुदर्शन मन ही मन सोचने लगा कि हालात खराब हैं, वह इस बात को कैसे भूल सकता है। शुरू में सुदर्शन को लगा कि आर्यन के लिए बिजली की गोलियों का एक सेट तैयार करना आसान नहीं होगा, इसीलिए विचार विमर्श के बाद उन्होंने ऐसी कीमत तय की थी। लेकिन किसने सोचा होगा कि आर्यन असल में एक थोक व्यापारी था। बिजली की गोलियों का सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया। योगदान बिंदुओं का अस्तित्व ज़ुएवो अकादमी के छात्रों को संसाधन जुटाने का मौका देने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें कड़ी मेहनत करने और कबीले में अधिक योगदान देने के लिए प्रेरित करने के लिए था। आर्यन की एक बार में 100 सेट बिजली की गोलियां बनाने की रफ्तार को देखते हुए क्या वह बिजली की गोलियों के ढेर वाला जमींदार नहीं बन जाएगा? भविष्य में उसे कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का कोई बहाना भी नहीं होगा। एक समस्याग्रस्त युवक। आर्यन के उत्सुक चेहरे को देखकर सुदर्शन को सिरदर्द होने लगा। आर्यन बेहद उत्साहित था। अतः उसे आदिम बांस के जंगल में खेती के बदले विनिमय करने का सही तरीका मिल गया था। बुजुर्ग अनिलाचार्य थोड़ा हैरान हुए। बिजली की गोलियां? सुदर्शन, क्या यह वही औषधीय गोली है जिसका आपने पहले जिक्र किया था, जो हमारे ब्लड मार्शल क्लैन में बिजली की प्रतिभा जोड़ सकती है? शिष्य, बिल्कुल यही सही है। सुदर्शन अत्यंत आदरपूर्ण था। उसने बुजुर्ग अनिलाचार्य के प्रश्नों के उत्तर में जरा भी अस्पष्ट होने का साहस नहीं किया। बुजुर्ग अनिलाचार्य ने अपनी बाह पर थप्पड़ मारा और हंसे। हा हा हा, स्वर्ग सचमुच मेरे ब्लड मार्शल क्लैन को आशीर्वाद दे रहा है। मेरा ब्लड मार्शल क्लैन मार्शल आर्ट में उत्कृष्ट है, लेकिन हम विभिन्न नियमों की समझ में थोड़े हीन हैं। इस वजह से कई मार्शल दाव प्रतिभाएं दहलीज पर अटकी हुई हैं। बिजली की गोलियों के साथ
मेरे ब्लड मार्शल क्लैन को समृद्ध न होने की चिंता क्यों करनी चाहिए? बुजुर्ग अनिलाचार्य जिस तरह से आर्यन को देखते थे, वह अपने सगे बेटे को देखने की तुलना में कहीं अधिक स्नेहपूर्ण था। उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्लड मार्शल क्लैन में चुपचाप योगदान देते हुए बिताया था। फिर भी उनका अपना बेटा क्लैन की प्रतिभाओं में ब्लडलाइन की प्रतिभाओं को नहीं जोड़ सका। लेकिन आर्यन ने यह उपलब्धि हासिल कर ली थी। भला बुजुर्ग अनिलाचार्य आर्यन की प्रशंसा किए बिना कैसे रह सकते थे? बुजुर्ग माँ ने भी भावुक होकर आह भरी, उस आपदा को हजारों साल बीत चुके हैं, फिर भी उसका महत्व और प्रभाव हमारे कबीले में आज भी मौजूद है। हाँ, अगर वह भयानक आपदा न होती तो ब्लड मार्शल क्लैन में हमें कुछ अच्छे ब्लडलाइन एक्सपर्ट भी क्यों नहीं मिल पाते? ब्लडलाइन एक्सपर्ट ज्ञान, विरासत, प्रतिभा और योग्यता को गौर महत्व देते हैं। लाखों वर्षों के ज्ञान संचय और पीढ़ियों के खोजपूर्ण अनुभव से ही एक सच्चा ब्लडलाइन एक्सपर्ट बनता है। सुदर्शन भी आहें भर रहा था। अगर हजारों साल पहले हुई उस भयानक आपदा के कारण पूरे ब्लड मार्शल कबीले के भीतर कई रूढ़िवादिताएं टूट न गई होती, तो ब्लड मार्शल क्लैन की वर्तमान स्थिति तक गिरावट कैसे आई? बच्चे, मैं समझता हूं कि तुम और अधिक योगदान अंक प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन प्रत्येक प्रकार की वस्तु के बदले मिलने वाले योगदान अंकों की संख्या सीमित है। इन बिजली की गोलियों के बदले तुम ज्यादा से ज्यादा 80 और 60 ही ले सकते हो। ऐसा इसलिए नहीं है कि मेरा ब्लड मार्शल क्लैन कंजूस है, बल्कि इसलिए कि अगर संसाधन आसानी से मिल जाए तो तुम्हारे भविष्य के विकास में कोई लाभ नहीं होगा। वृद्ध अनिल आचार्य बोले। वह दयालु और मिलनसार स्वभाव का था। हालांकि वह यह भी समझता था कि बिजली की गोलियों का एक सेट एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म दे सकता है। ब्लड मार्शल कबीले का शिष्य। वंश ब्लड मार्शल क्लैन का जागरण बिजली की गोली के प्रभाव के साथ मिलकर ब्लड मार्शल क्लैन के एक शिष्य को बिना किसी कमी के आकाश में उड़ान भरने की क्षमता प्रदान कर सकता है। हालांकि वृद्ध अनिलाचार्य को लगा कि वह ब्लड मार्शल कबीले के अन्य शिष्यों के कारण आर्यन को बर्बाद नहीं कर सकते। अगर आर्यन आलसी हो जाए, आत्मभोग में लिप्त हो जाए और प्रगति के लिए प्रयास करना छोड़ दे तो क्या होगा? तब ब्लड मार्शल क्लैन एक सचमुच अद्वितीय जीनियस को खो देगा। क्या मैं अभी भी 80 सेट के बदले इन्हें बदल सकता हूं? जब आर्यन ने वृद्ध अनिलाचार्य को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, वृद्ध अनिलाचार्य ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। कोई बात नहीं, 40,000 और योगदान अंक। भूश भूश भूश। आर्यन ने बिजली की गोलियों के 80 और सेट सामने रख दिए। अनिलाचार्य मानो वह कोई स्टॉल लगा रहा हो, उनकी व्यवस्था में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। वृद्ध अनिलाचार्य का मुंह घूम गया। उन्हें सचमुच संदेह था कि क्या आर्यन ने ये चीजें कबाड़खाने से उठाई थीं। अन्यथा बिजली की गोलियों का एक समूह जो स्वाभाविक रूप से बिजली की शक्ति के प्रति संवेदनशील शिष्य बनाने में सक्षम है, सड़क के किनारे की दुकान पर सामान की तरह लापरवाही से जमीन पर कैसे बिखरा हो सकता है? अनिल ने ध्यानपूर्वक सत्यापित किया कि बिजली की गोलियों के इन 80 सेटों में कोई समस्या नहीं थी। इसलिए उसने अपनी आस्तीन लहराई और बिजली की सारी गोलियां इकट्ठा कर लीं। फिर उसने आर्यन की भौहों के बीच की त्वचा को उंगली से छुआ। 4 छोटे सुनहरे तारे चमकीली सुनहरी रोशनी बिखेर रहे थे। उसके दिमाग में बिजली की गोलियों के 100 सेट, कुल 50,000 योगदान अंक डाले गए। अगर वह उनका इस्तेमाल करना चाहता तो उसे बस एक विचार को हल्का सा झिलमिलाने की जरूरत थी। 50,000 अतिरिक्त योगदान अंक मिलने से आर्यन संतुष्ट हो गया। अभी छोड़ना। सब कुछ हो जाने के बाद सुदर्शन आर्यना को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार था। यह बच्चा बहुत ही शरारती था। उसे चिंता थी कि वे जितना अधिक समय यहाँ बिताएंगे उतनी ही अधिक जटिलताएं उत्पन्न होंगी
और अगर आर्यन यहाँ रुका रहा तो वह नई समस्याएं खड़ी कर सकता है। नहीं, आर्यन ने दृढ़ता और बलपूर्वक कहा। नहीं छोड़। वृद्ध आचार्य अनिल ने आर्यन की ओर तिरछी नजर से देखा और सोचा कि इस बच्चे ने अपनी आस्तीन में और क्या रखा है। मेरे पास अभी भी कुछ चीजें हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्हें योगदान अंकों के बदले में बदला जा सकता है। आर्यन ने चुपके से चारों ओर देखा और किसी को भी उसे देखते हुए न पाकर उसने अपनी छाती से एक काली दवा की गोली निकाली। दोस्त, डिस्क चाहिए? तुई। अनिल, इस चीज के बारे में आपका क्या विचार है? आर्यन ने वृद्ध अनिलाचार्य के सामने काली औषधीय गोली रख दी। हालांकि वह चीज देखने में बिल्कुल मिट्टी के गोले जैसी लग रही थी जिसे आर्यन ने अपने शरीर से रगड़कर निकाला था। हालांकि वृद्ध अनिलाचार्य को अचूक औषधीय गोली से बढ़ती गर्मी महसूस हुई। क्या बात है? वृद्ध अनिलाचार्य की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उनका पूरा चेहरा गंभीर हो गया। यदि आर्यन द्वारा निकाली गई वस्तु वास्तव में महत्वपूर्ण मूल्य की होती तो उसे इसे प्राप्त करने के लिए योगदान अंक खर्च करने पड़ते। यह आर्यन सनकी और रहस्यमय था, लेकिन कभी कभी उसके द्वारा लाए गए आश्चर्यों ने अनिल ब्लड मार्शल कबीले की भविष्य की आशा देखी। तेज धधकती आग की गोली, आर्यन ने बिना किसी झिझक के कहा। यह धधकती आग की गोली मूलतः बिजली की गोली का प्रतिरूप थी। इसका मुख्य घटक धधकते अग्नि बेर का फल था, जो उस धधकते अग्नि बेर के पेड़ से उत्पन्न होता था जिसे आर्यन ने अमरावती देश में सूर्य परिवार के पिछवाड़े से उखाड़ा था। आर्यन ने हाल ही में अमरावती देश से कहीं अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर क्षेत्र में इस प्रज्वलित अग्नि बेर के वृक्ष को लगाया था। आर्यन कभी कभी इस वृक्ष के लिए जीवन शक्ति जुटाने हेतु कुछ मंत्रों का प्रयोग भी करते थे, जिससे यह कृत्रिम रूप से पक जाता था और प्रति माह पूरे 3000 प्रज्वलित अग्नि बेर उत्पन्न करता था। प्रज्वलित अग्नि बेर को मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल करने से यह मानव शरीर के अनुकूल हो सकता है और फिर विभिन्न सहायक औषधीय सामग्रियों के साथ मिलाकर यह औषधीय गोली स्वर्ग और पृथ्वी लोक से नीचे के सभी जीवित प्राणियों को पीले रंग की 9वीं श्रेणी की अग्नि रक्तरेखा प्रदान कर सकती है। अगर किसी पीले रंग की 9वीं श्रेणी की अग्नि रक्तरेखा को बिजली की गोली और रक्त मार्शल कबीले की रक्तरेखा प्रतिभा के साथ मिला दिया जाए तो सबसे साधारण शिष्य भी, यदि वह कड़ी मेहनत करने को तैयार हो और मूर्ख न हो, तो आसानी से आम लोगों से अलग दिख सकता है। इसके बाद आर्यन ने वृद्ध अनिलाचार्य को धधकती अग्नि गोली के प्रभावों से भलीभांति परिचित कराया। वृद्ध अनिलाचार्य का हृदय द्रवित हो उठा। यदि प्रतिभा की कमी को किसी अतिरिक्त प्रतिभा से पूरा किया जा सके तो ब्लड मार्शल क्लैन के उनके शिष्य किस हद तक उत्कृष्ट बन सकते हैं। आर्यन, क्या मैं इस धधकते हुए बेर को 500 योगदान अंकों के बदले प्राप्त कर सकता हूं? वृद्ध अनिलाचार्य के दिल में खुजली हुई और उन्होंने आर्यन की ओर देखते हुए अपनी हथेलियां रगड़ी। उसकी आंखों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे दशकों से भूखा रहने वाला एक बूढ़ा भेड़िया एक गोलमटोल मेने को देखकर हैरान रह जाता है। केवल थोक बिक्री, खुदरा बिक्री नहीं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो न्यूनतम ऑर्डर 500 का है। आर्यन ने वृद्ध अनिलाचार्य को बातचीत के लिए कोई जगह नहीं दी। क्या आप मेरी प्रचंड अग्नि गोली से खेती नहीं करना चाहते? ब्लड मार्शल कबीले के शिष्य, कोई बात नहीं। सबसे पहले आइए 2.5 लाख योगदान अंकों के बारे में बात करते हैं। कोई बात नहीं। प्रतिभाओं के समूह को विकसित करने में सक्षम होना ब्लड मार्शल क्लैन के शिष्यों के लिए, भले ही इसका मतलब इस आर्यन को उन पर निर्भर होकर जीने देना हो, यह इसके लायक होगा। वृद्ध अनिलाचार्य की अपनी छोटी छोटी गणनाएं थीं।
धधकती अग्नि गोली और बिजली की गोली के संयोजन से ब्लड मार्शल क्लैन में अग्नि पर आधारित कुछ मार्शल आर्ट परंपराएं तुरंत लोकप्रिय हो जाएंगी। एक दांव का अभ्यास करना और दो दांव का अभ्यास करना सिर्फ 1+1 = 2 का मामला नहीं है। बिजली और आग की संयुक्त शक्ति एक अकेले दांव की शक्ति से कई गुना या यहां तक कि 10 गुना अधिक शक्ति भी उत्पन्न कर सकती है। हालांकि प्रचंड अग्नि की गोली और बिजली की गोली लेने से दो दांवों की समझ की गारंटी नहीं मिलती है, लेकिन कम से कम इन दोनों दांवों को समझने की कठिनाई 10 गुना से भी अधिक कम हो जाती है। 2.5 लाख योगदान अंक। सुदर्शन के मन में पहले से ही एक तोंददार आर्यन की छवि बन रही थी, जो जमीन पर बैठा दूसरों पर निर्भर होकर जीवन यापन कर रहा था। उसके माथे पर तो मकान मालिक शब्द भी छपा हुआ था। 3 लाख से अधिक योगदान अंक साधारण 5 सितारा शिष्यों की पहुंच से भी बाहर थे। यह जानना जरूरी है कि ब्लड मार्शल अकादमी में योगदान अंकों पर नियंत्रण काफी सख्त था। यदि आपने स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र की हत्या कर दी जीनियस ऑफ द ओशन रेस में, आपको मिलने वाले योगदान अंक केवल 30 से 50 के बीच होंगे। अगर वे अपने हाथ दुखने तक भी हत्याएं करते रहें, तब भी वे इतने योगदान अंक जमा नहीं कर पाएंगे। आर्यन और वृद्ध अनिलाचार्य ने सामान के लिए पैसे का आदान प्रदान किया और फिर लेनदेन पूरा हो गया। आर्यन खुशी खुशी अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर जाने के लिए तैयार हो गया। आर्यन को अपना गोल्डन कोर बनाने से पहले अभी भी बहुत सी चीजें तैयार करनी थीं। उदाहरण के लिए, उसने अभी तक पाताल लोक के देववलय का 9वां स्तर पार नहीं किया था। उसने अभी सिर्फ पहला कदम ही उठाया था। इसके अलावा मृत्यु ऊर्जा के साथ साथ आत्मा के सार का भी भारी मात्रा में संग्रहण करना आवश्यक था। इन सभी चीजों के लिए बहुत अधिक प्रयास और समय की आवश्यकता थी। बेशक इन कार्यों को पूरा करना समय की बर्बादी नहीं थी, बल्कि यह एक प्रकार का प्रशिक्षण और कौशल विकास था। वह बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा वृद्ध अनिलाचार्य और सुदर्शन को डर था। अविश्वसनीय, जमींदार और आत्मभोगी बन जाएगा। दरअसल आर्यन के पास जो संसाधन और धन दौलत थी, अगर वह पतित होना चाहता तो बहुत पहले ही ऐसा कर चुका होता। ऐसा अनुमान है कि एक साधारण संत के पास भी आर्यन के बराबर धन संपत्ति और संसाधन नहीं होते। आर्यन, आपका मुख्य दल कहाँ है? हमें आपकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा दल भेजना होगा। चिंता मत करो, यह सुरक्षा दल पूरी तरह से आपके अधीन रहेगा। वे आपसे कोई रहस्य नहीं चुराएंगे, नहीं उनका इरादा आपकी निगरानी करने का है। जोएना आर्यन के वर्तमान निवास के बारे में पूछते हुए प्रकट हुई। ब्लड मार्शल अकादमी में अध्ययन करने वाले सभी छात्र मानसिक क्लोन थे। मुख्य शरीर की सुरक्षा और भी अधिक महत्वपूर्ण थी। मैं अमर लोक में हूँ, ब्लड मार्शल क्लैन की सेना के साथ एक अभियान पर हूँ। आर्यन ने अपने ठिकाने को नहीं छिपाया, बल्कि सीधे तौर पर अपना स्थान बताया। कल्पना कीजिए, एक यिनयान क्षेत्र विशेषज्ञ टीम का नेतृत्व कर रहा है और 10 गुरु उसकी कड़ी सुरक्षा कर रहे हैं। अंततः उन्हें दूसरी पीढ़ी के अभिजात वर्ग जैसा व्यवहार प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। आप अमर लोक में हैं। मैंने कुछ समय पहले सुना था कि स्वर्ग और पृथ्वी का एक लोक है। 1000 चंद्रमा पर्वत पर रहने वाले रक्त मार्शल कबीले के शिष्य आर्यन ने रक्त ईगल कबीले और महासागर जगत के जीवों को भारी नुकसान पहुंचाया। वह व्यक्ति तुम तो नहीं हो सकते, है ना? जोएना ने अपने सुविधाजनक शिष्य को एक अजीब भाव से देखा। आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने ही किया था, लेकिन मैंने जानबूझकर ब्लड ईगल कबीले के लोगों को मारने की साजिश नहीं रची थी, बस उन्होंने हद पार कर दी थी। इसलिए मैंने उन्हें बस थोड़ा सा सबक सिखाया। आर्यन थोड़ा शर्मीला था, एक मासूम से छोटे लड़के की तरह।
लेकिन केवल जुएना ही जानती थी कि उसके सामने दिखने में हानिरहित लगने वाला यह साथी युद्ध के मैदान में कितना भयंकर हो सकता है। उस लड़ाई में बहुत सारी ताकतें शामिल थीं। यहाँ तक कि यिनयान क्षेत्र के विलक्षण प्रतिभावान लोग भी नष्ट हो गए। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उस युद्ध में शक्तिशाली प्राणियों के रूप में प्रकट होने के लिए अपनी साधना त्याग दी थी, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। ऐसा माना जाता है कि वे उस लघु लोक में दफन हो गए थे। मेरी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है, मुझे सच में थोड़ी शर्म आ रही है। आर्यन और भी अधिक शर्मीला था, लेकिन जुएना ने अपना पैर उठाया और गुस्से से बोली, शर्मिंदा होने की क्या जरूरत? ब्लड मार्शल क्लैन में तुम्हारी छोटी मोटी इज्जत की कोई कीमत नहीं है। मैंने खुद ब्लड मार्शल क्लैन के एक ऐसे आदमी को मारा है जो संत लोक में कदम रख चुका था। अगर मैं अमर लोक के मोर्चे पर न होती, जहां मुझे कुछ सेनाओं के लिए सूचनाएं छांटने और आदेश जारी करने का काम सौंपा गया है, तो मुझे तुम्हारे इस घटिया काम की याद भी न होती। जुएना अब सौम्य नहीं रहा, बल्कि कठोर और मर्दाना बन गया था। ब्लड मार्शल अकादमी के हर शिक्षक की पृष्ठभूमि और पहचान वास्तव में बहुत शानदार थी। सभी असाधारण थे। उनका अधिकार अविश्वसनीय था। उदाहरण के लिए जुएना शायद लाइफ एकेडमी में एक साधारण शिक्षिका हो, लेकिन उनका संप्रदाय गुरु स्तर का है। अपनी चरम क्षमता के कारण वह साधारण नहीं रह सकती थी। अमरलोक के युद्ध क्षेत्र में वह ब्लड मार्शल कबीले की एक महान सेनापति थी जो युद्ध में अग्रसर होती थी। आर्यन की आंखें चमक उठीं। वह एक शक्तिशाली समर्थक की तलाश में हर जगह घूम रहा था और आखिरकार उसे वह समर्थक ठीक अपने बगल में ही मिल गया। शिक्षक, क्या मैं आपके अधीन हूँ? आर्यन ने जुएना की ओर देखा, जिसने कुछ अजीब से भाव के साथ कहा। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो तुम मेरे सीधे अधीनस्थ हो। मैं कुल 18 सेनाओं का नेतृत्व करता हूँ और 1000 मून माउंटेन उनमें से एक है। जब 1000 मून माउंटेन में परिवर्तन हुए तो मैंने स्वयं स्थिति का जायजा लेने का इरादा किया था, लेकिन मेरे रवाना होने से पहले ही तुमने मामला सुलझा लिया था। उस समय मैं सोच रहा था कि मेरे ब्लड मार्शल क्लैन में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कब प्रकट हुआ। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतने समय बाद यह तुम होगे। हे गुरुजी, 1000 मून माउंटेन में वाकई कई रहस्य छिपे हैं। आप वहां अवश्य जाएं। वहां एकत्रित तारा और चंद्रमा की शक्ति तो बस एक चमत्कारिक परिवर्तन है, वहां और भी कई अवसर मौजूद हैं। आर्यन को जुएना के प्रति ज्यादा सावधानी नहीं थी। उस ब्लड मार्शल ट्री ने उनके गठबंधन को पहले ही काफी मजबूती से बांध दिया था। 1000 चंद्रमा पर्वत पर कोई अवसर है? जुएना का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। आर्यन के बारे में उसकी समझ के अनुसार यह छोटा बच्चा निश्चित रूप से यूं ही बेतुकी बातें नहीं करेगा। आर्यन ने जोर से सिर हिलाया और कहा, मैं कुछ देर तक 1000 मून माउंटेन में घूमता रहा। इस तारा और चंद्रमा शक्ति का संगम बिल्कुल भी संयोग से नहीं हुआ है। मुझे संदेह है कि इसके भीतर कोई अद्वितीय विशेषज्ञ साधना कर रहा है, जो हमेशा एकांत में रहा है। हालांकि उसकी साधना इतनी उच्च है कि उसकी सामान्य सांस लेने और छोड़ने से भी तारा और चंद्रमा शक्ति लगातार संघनित होती रहती है, और वह स्वयं 1000 मून माउंटेन की चोटी पर निवास करता है। इसलिए कुछ अवशिष्ट तारा और चंद्रमा शक्ति 1000 मून माउंटेन पर बनी रहती है। आर्यन के बेतुके अनुमानों और कल्पनाओं ने जुएना को चौंका दिया। यह पूरी तरह से आर्यन की अटकलें और कल्पना थी, जिसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। फिर भी आर्यन की कल्पना पूरी तरह से तर्कहीन नहीं थी। यदि आर्यन की परिकल्पना का अनुसरण किया जाए तो 1000 चंद्रमा पर्वत के निर्माण को तार्किक रूप से समझाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो इसमें कुछ सच्चाई जरूर लगती है। जैसे जैसे जुएना सोचती गई,
उसे लगने लगा कि आर्यन की बात में कुछ सच्चाई है। आर्यन हमेशा मुस्कुराता रहता था, लेकिन केवल वही जानता था कि उसका पिछला अनुमान पूरी तरह से बेतुका था। उसके मन में एक और योजना थी। यह सब महज एक छोटा सा चारा था। अगर ऐसा है तो क्या थाउजेंड मून माउंटेन बहुत खतरनाक नहीं होगा? जोएना की आंखें चौड़ी हो गईं। वहां तैनात सभी सैनिक उसके सीधे अधीनस्थ थे। यदि इन बलों को नुकसान होता तो उसका प्रभाव भी उसी अनुपात में कमजोर हो जाता। जोएना अकेली नहीं थी, उसे खुद के अलावा किसी और की चिंता नहीं थी। वह वर्धन परिवार की शिष्या थी, जिसे एक विशाल पारिवारिक व्यवस्था का समर्थन प्राप्त था, और वह महज उस व्यवस्था के स्तंभों में से एक थी। वर्धन परिवार के हजारों सदस्य थे। वे शिष्य जो अपनी आजीविका के लिए उस पर निर्भर थे। हजार चंद्रमा पर्वत इस समय बहुत खतरनाक नहीं है। मेरी खोज के अनुसार हजार चंद्रमा पर्वत अमर जगत में 3000 वर्षों से अधिक समय से विद्यमान है, और यह हमेशा से ही तारों और चंद्रमा की शक्ति को आकर्षित करने और उसे अपने भीतर संघनित करके एक प्राकृतिक पवित्र भूमि बनाने में सक्षम रहा है। इसका अर्थ यह भी है कि इसके भीतर साधना कर रहा प्राणी निश्चित रूप से एकांत साधना में है, और वह यूं ही इधर उधर नहीं घूमेगा। आर्यन थोड़ी देर रुका, फिर बोला, थाउजेंड मून माउंटेन एक बेहतरीन जगह है। यहाँ ब्लड ईगल क्लैन और ओशन क्रिएचर्स आपस में लड़ सकते हैं। मेरे ब्लड मार्शल क्लैन को ओशन क्रिएचर्स और ब्लड ईगल क्लैन दोनों से गहरी दुश्मनी है। थाउजेंड मून माउंटेन को हवा और पानी के खजाने की भूमि में बदला जा सकता है, और फिर जानबूझकर ब्लड ईगल क्लैन और ओशन क्रिएचर्स को इसकी खबर फैलाई जा सकती है, जिससे वे इसके लिए लड़े। जब दोनों पक्ष बुरी तरह घायल हो जाए, या फिर अगर थाउजेंड मून माउंटेन के नीचे साधना कर रहा शक्तिशाली प्राणी क्रोधित हो जाए और गुस्से में आकर उन सबको खत्म कर दे, तो क्या यह सही नहीं होगा? आर्यन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। जोएना को अचानक अपनी हड्डियों में एक कंपकंपी महसूस हुई। विशाला। आर्यन की योजना वाकई जहरीली थी। इस तरह की योजना, इस तरह की गणना लगभग 20 वर्ष के किसी युवक से बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन मुझे इस तरह के छात्र पसंद हैं। जोएना ने मन ही मन सोचा। थाउजेंड मून माउंटेन पहले की तरह ही शांत बना रहा। स्मॉल वर्ल्ड में संघर्ष समाप्त होने के बाद से पास के ब्लड ईगल क्लैन और ओशन क्रिएचर्स दोनों सेनाओं ने एक एकांत कोने में शरण ले ली थी और अंधेरे में चुपचाप अपने घावों को चाट रहे थे। वे अंधेरे में अकेले भेड़ियों की तरह हो गए। उस असफलता ने उनके दिलों में एक गहरा घाव छोड़ दिया। इसी बीच थाउजेंड मून माउंटेन पर स्थित ब्लड मार्शल क्लैन दिनरात लगन से प्रशिक्षण कर रहा था और युद्ध की तैयारी कर रहा था। उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार करना भी जारी रखा। कभी कभी ओशन वर्ल्ड क्रीचर्स और ब्लड ईगल क्लैन के ठिकानों पर छापा मारा और 1 या 2 खजाने के तहखाने लूट लिए। बेशक ईमानदार ब्लड मार्शल कबीले के जनरलों के लिए इस तरह के शरारती कृत्य करना बिल्कुल असंभव था। केवल आर्यन, जो जलाने, हत्या करने और लूटपाट करने में माहिर थे, लगातार उनके गोदामों के चारों ओर चक्कर लगाते रहते थे। जब उनके वरिष्ठ अधिकारी उनसे पूछते तो आर्यन सीना फुलाकर कहते, यह तो युद्ध में समर्थन देने के लिए लड़ाई है। मेरे पास कई अधीनस्थ हैं और सेना केवल बुनियादी संसाधन ही मुहैया कराती है। मुझे अपने कई साथियों के लिए कुछ लाभ प्राप्त करने का रास्ता खोजना होगा। मूल रूप से थाउजेंड मून माउंटेन पर स्थित ब्लड मार्शल क्लैन की सेना ने आर्यन के कपटपूर्ण तरीकों को अस्वीकार कर दिया था। हालांकि आर्यन जब भी आगजनी, हत्या और लूटपाट करता था तो वह हमेशा 20% हिस्सा सेना को देता था, जिससे सेना में कई लोगों को फायदा होता था। अंततः आर्यन के खिलाफ शिकायतें शांत हो गईं। अपने ईमानदार स्वभाव के कारण
ब्लड मार्शल कबीले के सभी सदस्य अपनी सोच में दृढ़ थे और सभी गरीब और संघर्षरत थे। थोड़ी सी मिठास ही इन लोगों को बेहद खुश करने के लिए काफी थी। इसके अलावा आर्यन पिंजरे की दुनिया में अपनी उपलब्धियों के आधार पर 1000 मून माउंटेन पर इतरा रहा था। अब ब्लड मार्शल अकादमी द्वारा भी उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था। वे 4 सितारा छात्र बन गए थे और उनके पास यिनयान क्षेत्र के एक विशेषज्ञ के नेतृत्व में एक दुर्जय सुरक्षा दल था। वह और भी ज्यादा बेलगाम हो गया। बेशक वह काम पर जाते समय उन लोगों को कभी अपने साथ नहीं ले जाता था। आर्यन का लक्ष्य अपने नए रंगरूटों को प्रशिक्षित करना था, उन्हें सेनापतियों की युद्ध शैली से परिचित कराना था। अगर वह उस सुरक्षा दस्ते को लाता तो वे एक उंगली से ही सबको मार गिराते और फिर उन्हें प्रशिक्षित करने का क्या फायदा होता। यह एक और देर रात थी। चांद चमकीला था, तारे कम थे और शांत जंगल एकदम स्थिर था। अच्छी तरह से प्रशिक्षित एक टीम सभी दबे पांव चलते हुए समुद्री जीवों के एक अड्डे में दिखाई दी। यह अड्डा बड़ा नहीं था, इसमें लगभग 3000 लोग ही थे। बेस के अंदर बत्तियां बुझी हुई थीं, आग बुझाई जा चुकी थी और किसी भी इंसान की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आर्यन ने अपनी गुप्त आक्रमण टीम का नेतृत्व करते हुए घुसपैठ की। 2 बार जोर से हवा की आवाज आई। तीर हवा में तेजी से उड़ने लगे। 2 बड़े लॉबस्टर पहरेदारी कर रहे बुर्जों पर तैनात सैनिकों के गले में सीधे तीर लगे और वे बुर्जों से नीचे गिर गए। उनकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं और उनके मुंह से खून के बुलबुले निकल रहे थे। ये 2 विशाल लॉबस्टर सैनिक अपनी आंखें खुली हुई अवस्था में शहीद हुए। आर्यन के हाथ के इशारे से ब्लड मार्शल क्लैन के 2 सदस्य सैनिक चुपचाप आगे बढ़े, मानो अंधेरे में भूत चल रहे हों। उन्होंने दोनों शवों को उठाया और बोरियों में डाल दिया। समुद्री जीवों के शव ही उनके लिए सबसे अच्छा भोजन थे। लॉबस्टर कबीले के ये दोनों महान सैनिक अपनी मृत्यु के बाद अपने मूल रूप में वापस आ गए। 3 मीटर लंबे विशालकाय लॉबस्टर जीवन शक्ति से भरपूर। सही ढंग से तैयार किए जाने पर ये निश्चित रूप से एक बेहतरीन टॉनिक साबित होंगे। भाप में पकाया हुआ, धीमी आंच पर पकाया हुआ स्टू बनाया हुआ। छात्र आर्यन ने इन लोगों को खाना पकाने के कई तरीके सिखाए थे। ग्रेट लॉबस्टर के मांस का एक टुकड़ा खाना आधे महीने की कड़ी साधना के बराबर था। हाल ही में आर्यन की छोटी टीम की ताकत में काफी वृद्धि हुई थी, यहाँ तक कि सबसे कम प्रतिभाशाली सदस्य ने भी अपनी साधना में एक छोटी सी वृद्धि कर ली थी। आर्यन, क्या यह वाकई ठीक है? उषा ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा कि कैसे एक धर्मनिष्ठ और ऊर्जावान ब्लड मार्शल क्लैन टीम को एक उच्च कुशल डाकू बल के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ब्लड मार्शल क्लैन के लिए दुख महसूस करना चाहिए या बस दुख महसूस करना चाहिए। आर्यन के अपने विचार हैं, उन्हें रहने दो। इसके अलावा मुझे लगता है कि आर्यन द्वारा प्रशिक्षित सैनिकों में संकट के समय में साधारण ब्लड मार्शल कबीले के सैनिकों की तुलना में जीवित रहने की क्षमता निश्चित रूप से अधिक होगी। राधा ने भी टीम का अनुसरण किया और उसने निर्णायक रूप से आर्यन का साथ दिया। आर्यन, उषा और राधा की सेनाओं को अस्थायी रूप से संयुक्त कर दिया गया और उन सभी को कमान के लिए आर्यन को सौंप दिया गया। राधा ने इस छोटी टीम की तीव्र वृद्धि देखी। महज 1 महीने में पूरी टीम के सभी सदस्यों ने अपनी साधना में औसतन 2 छोटे अंक बढ़ा लिए थे। कुछ अधिक प्रतिभाशाली लोगों ने तो 3 या 4 छोटे अंक तक भी बढ़ा लिए थे। शांतिपूर्ण समय में पृष्ठभूमि, संसाधनों या असाधारण प्रतिभा के बिना इस तरह की वृद्धि एक दिवास्वप्न नहीं होती। संकट के समय में क्या अच्छा होता है? संकट के समय का लाभ यह है कि वे परंपराओं को तोड़ सकते हैं और तर्क को चुनौती दे सकते हैं।
जिससे आम लोगों को ड्रैगन की छलांग लगाने की संभावना मिलती है। यदि उनके जीवन काल में उनके पास इतनी मजबूत शक्ति होती तो उनका अंतिम भाग्य इतना दुखद नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, तो आखिरकार तुम आ ही गए। समुद्री जीवों के अड्डे में एक सांवले रंग का आदमी आसमान की ओर देखकर जोर से हंसा। उसकी हंसी दिल खोलकर थी और साथ ही धातु के टकराने की आवाज भी आ रही थी। पूरे अड्डे के तंबू एक के बाद एक जल उठे, मानो किसी मैदान में आग लग गई हो। समुद्री जीवों का अड्डा तेज रोशनी से जगमगा रहा था, जो एक अचेतन रात का संकेत दे रहा था। छुपकर किया गया हमला आमने सामने की लड़ाई में बदल गया। पलक झपकते ही समुद्री जीवों की इकाइयां सैनिकों ने आर्यन और उनकी टीम के पीछे हटने का रास्ता पहले ही काट दिया था। तंबुओं के अंदर सैनिकों की टुकड़ियां औपचारिक गठन में आगे बढ़ी। आर्यन की निगाहें उन पर घूम गईं, उसका दिल थोड़ा सा बैठ गया। अनुमान के अनुसार इस बार उनके दुश्मन 3000 नहीं बल्कि 9000 थे। उम्मीद से 3 गुना ज्यादा दुश्मन। आर्यन के होठों पर हल्की सी कड़वाहट फैल गई। उन्हें इस तरह के परिणाम की आशंका बहुत पहले से थी। अगर आप अक्सर नदी के किनारे टहलते हैं तो आपके जूते गीले होना तय है। उसके छुपकर किए गए हमले इतने अधिक थे कि इन कम बुद्धिमान समुद्री जीवों ने भी उसके पैटर्न का पता लगा लिया था। आप कौन हैं? खतरे का सामना करने पर भी आर्यन ने अपना सामान्य संयम बनाए रखा। इस समय क्रोध और चिंता का कोई औचित्य नहीं था। जगन्नाथ, काले चेहरे वाले समुद्री जीव जनरल ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा। उसने अपनी छाती फुलाकर गर्व से अपना नाम घोषित किया। अरे बाप रे, तुम्हारी माँ को हॉटपॉट खाना बहुत पसंद होगा, तभी तो उन्होंने तुम्हारा इतना अनोखा नाम रखा है। आर्यन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। हाँ? जगन्नाथ ने मूल रूप से यह उम्मीद की थी कि आर्यन उसकी भव्य और अद्वितीय आकृति के सामने कांप उठेगा और घुटने टेककर पूजा करेगा। लेकिन आर्यन ने जो कुछ भी कहा वह उसे पूरी तरह समझ गया। फिर भी जब उन्होंने उस शब्द को एक साथ सुना तो उन्हें उसका मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया। हॉटपॉट क्या है? क्या इसका संबंध समुद्र के जीवों से है? जगन्नाथ का दिमाग 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा था, लेकिन फिर भी वह आर्यन के शब्दों का कोई अर्थ नहीं समझ पाया। छोड़ो इसे, कोई संस्कृति नहीं, कितना भयानक है। एक बेचारा कीड़ा जिसे खाना भी नहीं आता, वह मेरे बर्तन में धीमी आंच पर पकाए जाने वाले विशाल लॉबस्टर में तब्दील होने वाला है। आर्यन ने अपना हाथ हिलाया, उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। लेकिन जगन्नाथ क्रोधित हो गया और बोला, बेशर्म, मौत का सामना करते हुए भी तू हमारा मजाक उड़ाने की हिम्मत करता है। हे प्रभु, इसे तीरों से मार डालो। 3 गुना संख्यात्मक लाभ के साथ जगन्नाथ को आर्यन की पूरी सेना को नष्ट करने का पूरा भरोसा था। क्या होगा अगर वह ईश्वर द्वारा भेजा गया कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हो? एक विशाल सेना की घेराबंदी में भी वह भाग नहीं पाएगा। जगन्नाथ की आवाज खत्म होते ही तीर पलक झपकते ही स्प्रिंग की तरह तेजी से उड़ने लगे। असंख्य तीर हवा में सरसराते हुए निकले। हर एक तीर बेहद तीखा था, तारों भरे आकाश की रोशनी में चमक रहा था। रहस्यमय योद्धा सरणी का निर्माण करो। आर्यन ने जम्हाई ली। इस तरह के छिटपुट हमले उसके लिए बहुत ही तुच्छ थे। उनकी आवाज धीमी और कमजोर थी, मानो वे अभी अभी जागे हों। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, हरे रंग की रोशनी की परतें झिलमिलाने लगीं और एक दूसरे पर चढ़ गईं। एक धुंधली सी आकृति रहस्यमय योद्धा के रूप में प्रकट हुई। जैसे ही उसका कछुए जैसा कवच धीरे से हिला, उसकी ओर आने वाले सभी तीर रहस्यमय योद्धा के शरीर से टकराते ही तुरंत धूल में बदल गए।
इस आर्यन में चीजों को लेकर वाकई अद्भुत प्रतिभा है। दर्जनों मील दूर जुएना एक छोटी पहाड़ी पर खड़ी थी। वह आर्यन को उन चीजों के लिए अकेले जोखिम उठाने कैसे दे सकती थी जिनकी योजना उसने उसके साथ मिलकर बनाई थी। उसने बचाव के लिए लंबे समय से तैयारी कर रखी थी। यदि आर्यन किसी दुर्जय प्राणी को उकसाती तो वह स्वयं हस्तक्षेप करके मामले को सुलझाती। हालांकि आर्यन की शुरुआती चाल ने उसे थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। जुएना ने ब्लड मार्शल क्लैन की कमान सभी दिशाओं में लड़ी गई लड़ाइयों में संभाली थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से कई युद्ध संरचनाएं देखी थीं। लेकिन उसने आर्यन के जैसा इतना सुंदर आभूषण पहले कभी नहीं देखा था। संपूर्ण रहस्यमय योद्धा युद्ध सरणी अनगिनत छोटी इकाई युद्ध सरणियों से बनी थी, जिनमें से प्रत्येक छोटी युद्ध सरणी 5 लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से संयोजित एक ब्लैक आयरन स्तरीय युद्ध सरणी थी। हालांकि इन सबसे सरल ब्लैक आयरन युद्ध संरचनाओं को पुनर्संयोजित करने के बाद एक अत्यंत परिष्कृत रहस्यमय योद्धा युद्ध संरचना का निर्माण हुआ, जिसे एक शिखर भी भेद सकता था। वैक्सीनेट मॉडल विशेषज्ञ की पूर्ण शक्ति की हड़ताल शायद तोड़ने में सक्षम न हो। यदि ये तीर आम नागरिकों की ओर दागे जाएं, तो एक ही बार में बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है। हालांकि रहस्यमय योद्धा युद्ध सरणी के प्रभाव में सभी तीर चूर चूर हो गए और बिना सफलता के वापस लौट आए। तुम आधे दिन से घात लगाकर बैठे हो, क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास? आर्यन की आवाज पहले की तरह ही सुत थी। ब्लड मार्शल क्लैन की सेना द्वारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपे जाने के लिए उसे कुछ वास्तविक क्षमता प्रदर्शित करनी पड़ी। मुख्य किरदार शानदार है और उसे निखारने के लिए सहायक किरदारों की आवश्यकता है। अगर ये सभी समुद्री जीव सिर्फ बातें ही होती तो उसे जिन सहायक पात्रों की तलाश थी उन्हें कहीं और से ढूंढना पड़ता। मेरे प्रिय, कृपया मुझे निराश मत करना। आर्यन ने आशा भरी निगाहों से जगन्नाथ की ओर देखा। वहीं आर्यन की निगाहों से जगन्नाथ गांड के रोंगटे खड़े हो गए। रुको, उस उम्मीद भरी नजर का क्या मतलब था? क्या आप यह कह रहे हैं कि ओशन वर्ल्ड की सेना अक्षम है? धिक्कार है, धिक्कार है तुम जैसे चूतिया पर। चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं शिष्टाचार नहीं बरतूंगा। एक गहन आंतरिक संघर्ष के बाद जगन्नाथ की हथेली अचानक ऊपर उठ गई। सभी सैनिक ध्यान से सुने। पंक्तिबद्ध हो जाएं, युद्ध संरचना बनाएं, न्याय की तलवार। जगन्नाथ के आदेश पर महासागर जगत की पूरी सेना ने तुरंत व्यवस्थित पंक्तियां बना लीं। उनमें से 500 लोग आगे बढ़े और उन्होंने एक अविश्वसनीय रूप से सुव्यवस्थित युद्ध संरचना बनाई। क्या जनरल रैंक सिल्वर लाइट लेवल की है? जुएना ने अपनी पलकें उठाईं, जिससे अचानक उसके चेहरे पर घोर आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। युद्ध में ब्लैक आयरन लेवल के जनरल रैंक को मुख्य शक्ति माना जाता था। मूल रूप से प्रत्येक सेना में संयुक्त हमले करने के लिए 3 से 500 ऐसे ब्लैक आयरन लेवल के जनरल रैंक होते थे। ब्लैक आयरन लेवल के जनरल रैंक के लिए साधना मैनुअल बहुत आसानी से उपलब्ध थे, उन्हें जल्दी से प्राप्त किया जा सकता था और उनमें महारत हासिल करना आसान था। कांस्य स्तर के जनरल रैंक को पहले से ही विशिष्ट वर्ग का माना जाता था। सामान्य युद्धों में उनकी आकृतियां शायद ही कभी दिखाई देती थीं। जनरल रैंक का स्तर मुख्य रूप से युद्ध संरचनाओं पर उनके नियंत्रण द्वारा निर्धारित किया जाता था, और इस नियंत्रण को पहचानने का सबसे सहज तरीका यह था कि जनरल रैंक के व्यक्ति उस संरचना के भीतर कितने लोगों को नियंत्रित कर सकते थे। दर्जनों लोगों की युद्ध संरचनाएं मूल रूप से सभी काले लोहे के स्तर की थीं। यदि संख्या 100 से अधिक हो जाती तो कांस्य स्तर के जनरल रैंक मिलने की 90% संभावना होती, और 500 लोगों की युद्ध संरचना निश्चित रूप से रजत प्रकाश स्तर के जनरल रैंक की उपस्थिति का संकेत दे रही थी।
किसी भी सैन्य टुकड़ी में रजत प्रकाश स्तर के जनरल रैंक को एक मानक तुरुप का पत्ता माना जाता था। 800 लोगों का संयुक्त हमला निश्चित रूप से विनाशकारी युद्ध परिणाम ला सकता था। क्या यह ओशन वर्ल्ड का तुरुप का पत्ता था? इसे 1000 मून माउंटेन के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए था, है ना? लेकिन उन्होंने चाहे जितनी भी गणना की हो, उन्हें आर्यन के बीच में प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी। आर्यन द्वारा बुलाए गए बूढ़े कछुए के विरुद्ध साधारण तरीके अब कारगर नहीं रह गए थे। तो क्या यह तुरुप का पत्ता समय से पहले ही उजागर हो गया? जुएना का अनुमान वास्तव में 80 से 90% तक सटीक था। सिल्वर लाइट लेवल का जनरल रैंक वास्तव में वह तुरुप का पत्ता था जिसे जगन्नाथ ने विशेष रूप से 1000 मून माउंटेन से निपटने के लिए बचाकर रखा था। 1000 चंद्रमा पर्वत के खेती योग्य वातावरण पर महासागर जगत की सेना की नजरें 1-2 दिन से कहीं अधिक समय से टिकी हुई थीं। अप्रत्याशित जीत हासिल करने के लिए उन्होंने 1 से अधिक तुरुप के पत्ते तैयार कर रखे थे। उनमें से एक सिल्वर लाइट लेवल का जनरल रैंक था। अफसोस की बात है, इसका खुलासा समय से पहले ही हो गया। जगन्नाथ को अफसोस हुआ, एक बार तुरुप का पत्ता खुल जाने के बाद वह तुरुप का पत्ता नहीं रह जाता। हालांकि इस छोटे से राक्षस आर्यन को खत्म करने और पिंजरे की दुनिया में नष्ट हुई महासागर की सेना का बदला लेने में सक्षम होना सार्थक था। शून्य लोक में 300 फीट लंबी, जगमगाती चांदी की रोशनी से चमकती एक विशाल तलवार का निर्माण हुआ। चांदी के प्रकाश से जगमगाती विशाल तलवार के भीतर अनगिनत विद्युतीय सांप नाचते और उड़ते रहे। विशाल तलवार धीरे धीरे नीचे उतरी। आकाश में मौजूद सारी धूल और रेत उड़ उठी। निर्णय, परीक्षण। उस विशाल तलवार से एक धार्मिक और अडिग आभा निकल रही थी। विशाल तलवार ने वार किया और बूढ़े कछुए के खोल से टकरा गई। बूढ़े कछुए के खोल पर हरे रंग की लहरों की परतें तुरंत फैल गईं और खोल पर मौजूद हरे रंग के कठोर कवच के टुकड़े धीरे धीरे चटकने लगे। टूटे हुए प्राचीन मिट्टी के बर्तनों की तरह एक दूसरे को काटती हुई दरारों की रेखाएं किसी भी क्षण पूरी तरह से बिखरने के कगार पर थीं। आर्यन की आंखों में चांदी जैसी रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे मानो जुगनू की गांड टिमटिमा रही हो। डार्क डिवीजन निकल जाओ। आर्यन के होंठ हल्के से हिले, लेकिन किसी ने नहीं सुना कि वह क्या कह रहा था। एक के बाद एक परछाइयां चुपचाप 500 सैनिकों की युद्ध संरचना की ओर बढ़ने लगी। अचानक सबकी नजरों के सामने चमकते हुए ब्लेड दिखाई दिए। हाथ उठे, तलवारें गिरी। हर जगह खून के छींटे पड़े हुए थे। ये परछाइयां काले वस्त्रधारी हत्यारों में परिवर्तित हो गईं। मानो पाताल लोक से निकले मृत्यु दूत हों, जो निर्दयता और बेरहमी से जीवन छीन रहे हों। युद्ध संरचना के सदस्य गेहूं की तरह काट दिए गए, उनकी जान ले ली गई। युद्ध संरचना बनाते समय वे बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे, अन्यथा उनके कारण पूरी संरचना पूरी तरह से नष्ट हो जाती। न्याय की तलवार अपनी नोक से इंच करके बिखरने लगी। वह भव्य आभा धीरे धीरे विलीन हो गई, चांदी के प्रकाश के कणों में परिवर्तित हो गई और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की पतली हवा में गायब हो गई। आर्यन ने न्याय की तलवार को गायब होते देखा। एक हल्की सी आह भरते हुए उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया, जिससे एक शक्तिशाली साधक के लिए उपयुक्त अकेलेपन का भाव प्रदर्शित हुआ। जगन्नाथ का दिल अचानक फड़क उठा। उसकी नजर के कोने ने संयोगवश उस महान, दुर्लभ जनरल रैंक के सिल्वर लाइट लेवल के व्यक्ति को देखा जिसका गला एक परछाई द्वारा काट दिया गया था। सिल्वर लाइट स्तर के जनरल रैंक का पतन पूरे ओशन वर्ल्ड की सेना के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। यह जानना जरूरी है कि महासागर जगत में जनरल रैंक के दांव का अभ्यास करने वाले लोगों की संख्या मूल रूप से कम थी, और उनमें से भी जो सफलता प्राप्त कर सकते थे, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते थे और रजत प्रकाश स्तर के जनरल रैंक तक पहुंच सकते थे,
उनकी संख्या और भी कम थी। रजत प्रकाश स्तर के इस जनरल रैंक का महासागर जगत में एक सम्मानित स्थान था, जो यिनयान क्षेत्र के एक शक्तिशाली साधक के तुलनीय था। यहाँ उसकी मृत्यु जगन्नाथ की अपर्याप्त सुरक्षा के कारण हुई। कबीले में लौटने पर उसे निश्चित रूप से गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। आर्यन, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हो। जगन्नाथ ने अपने अंधकारमय भविष्य के बारे में सोचा और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह हत्या के इरादे से भरा हुआ था और सीधे आर्यन की ओर दौड़ा। युद्ध संरचनाओं के लिहाज से जगन्नाथ सब कुछ खो चुका था, यहाँ तक कि रजत प्रकाश स्तर का जनरल पद भी उससे छिन गया था। दो सेनाओं के बीच टकराव में उसके पास अब क्या फायदा बचा था? अब उसके पास एकमात्र मौका यही था कि वह हजारों सैनिकों के बीच दुश्मन सेनापति का सिर काट दे। आर्यन, क्या तुम तीनों सेनाओं के सामने मुझसे लड़ोगे? देखते हैं कि ब्लड मार्शल क्लैन की युद्ध कला असाधारण है या मेरे महासागर जगत की युद्ध कला श्रेष्ठ है। जगन्नाथ ने उसे चुनौती दी। दो सेनाओं के बीच युद्ध में यदि आर्यन चुनौती स्वीकार करने का साहस नहीं करता, तो इसका अर्थ होगा कि रक्त मार्शल वंश कायर है, जो स्वयं को हीन समझता है। यह तो पूरे ब्लड मार्शल कबीले के लिए कलंक की बात होगी। इसलिए जगन्नाथ को पूरा यकीन था कि आर्यन आगे बढ़कर उससे लड़ेगा। और वह जगन्नाथ 8वीं परत का एक शक्तिशाली साधक था। स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के प्रथम स्तर पर एक साधारण व्यक्ति को मारना, क्या यह एक चींटी को कुचलने जितना आसान नहीं होगा? वाह! आर्यन ने मुंह में भर लार उगल दी। जगन्नाथ दंग रह गई। यह किस तरह की लय थी? ब्लड मार्शल कबीले की वह जोश भरी स्थिति कहाँ चली गई, जहां वे अपने कबीले की गरिमा को अपनी जान से भी अधिक महत्व देते थे? आर्यन नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहा था? क्या तुम 3 साल के बच्चे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैं स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के प्रथम स्तर का एक छोटा सा साधक तुमसे लड़ रहा हूं, जो कि 8वीं परत का एक बूढ़ा सब्जी जैसा प्राणी हूं। दो सेनाओं के सामने क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? आर्यन इस चाल में बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। वह मूर्ख नहीं था। इस युद्ध संरचना द्वंद्व में जीत पहले ही उसकी मुट्ठी में थी। ओशन वर्ल्ड के ये 9000 सैनिक उसके लिए शिकार की थाली में रखी मछलियों के समान थे। वह किसी झंझट भरी जीत के लिए आसान जीत को क्यों छोड़ेगा? जगन्नाथ स्तब्ध रह गई। ब्लड मार्शल क्लैन का यह गुस्सैल लड़का इतना होशियार कब हो गया? जगन्नाथ की निगाहें चारों ओर घूमी। मैं अपनी साधना को रोककर तुमसे लड़ूंगा। हम दोनों स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के प्रथम स्तर की साधना में होंगे। क्या तुम चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? जगन्नाथ ने फिर से बात की। उसने दोनों सेनाओं के सामने आर्यन को चुनौती दी। आर्यन ने आंखें घुमाईं और व्यंग्य से कहा, तुम कहते हो कि तुम अपनी साधना को सील करोगे और तुम अपनी साधना को सील करोगे। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। जब तक तुम पहले अपनी साधना को सील नहीं करते, तब तक मैं लड़ने से इनकार करता हूं। आर्यन सतर्क था और उसके चेहरे पर स्पष्ट भाव थे, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। जगन्नाथ ने दांत पीसते हुए कहा, तो मैं अपनी साधना को सील कर दूंगा। इसके साथ ही जगन्नाथ ने अपनी साधना को रोक दिया। उसकी आभा 8वीं परत से गिर गई सीधे स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के प्रथम स्तर तक। आर्यन हंसते हुए बोला, अरे बेवकूफ, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है और तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ब्लैक फ्लेम स्पीयर से उसे मार डालो। आर्यन अब भी युद्ध संरचना के भीतर दुबका हुआ था, बाहर निकलने से इनकार कर रहा था। उसने हाथ उठाया और आदेश दिया। 30 फीट लंबी एक भाला अचानक हवा से प्रकट हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र स्तर के 50 ब्लड मार्शल कबीले के सदस्यों ने
कांस्य स्तर के जनरल रैंक के एक अधिकारी की कमान के तहत एक साथ काम करते हुए इसे भयंकर रूप से नीचे धकेल दिया। आर्यन, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। जगन्नाथ स्तब्ध और क्रोधित था। वह असहाय होकर देख रहा था कि काली ज्वाला उत्सर्जित करने वाला एक भाला उसकी छाती की ओर बढ़ रहा है। भाला पलक झपकते ही आगे बढ़ा दिया गया। जगन्नाथ के पास अपनी साधना को मुक्त करने और काली ज्वाला के भाले के घातक प्रहार को रोकने का समय नहीं था। भाला उसकी छाती को भेदते हुए अंदर घुस गया, जिससे जगन्नाथ का दिल जलकर राख हो गया। शियाफांग जगन्नाथ गिर गया, एक पीढ़ी का प्रसिद्ध सेनापति, 8वें स्तर का एक प्रसिद्ध साधक आर्यन के हाथों। इतनी अपमानजनक मौत! बेवकूफ मूर्ख, तुमने सचमुच मेरी बात पर विश्वास कर लिया। मुझे लगता है कि असली उलझन तो तुम में ही है। आर्यन ने आराम से जमीन पर पड़े जगन्नाथ के शव पर एक नजर डाली। कमांडर की मौत के साथ ही ओशन वर्ल्ड की 9000 सैनिकों वाली सेना का मनोबल तुरंत डगमगा गया। मेरे लिए उन्हें मार डालो। आर्यन ने महासागर जगत की सेना को संभलने और उबरने का जरा भी समय नहीं दिया। मौके का फायदा उठाना ही आर्यन का अटल सिद्धांत था। आर्यन के आदेश पर ब्लड मार्शल क्लैन के उनके अधीनस्थों ने तुरंत छोटी छोटी युद्ध संरचनाएं बनाई और ओशन वर्ल्ड की सेना की ओर धावा बोल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गर्म छुरी टोफू काट रही हो। देखते ही देखते 9000 सैनिकों की सेना पराजित हो गई। आर्यन ने ज्यादा आदेश नहीं दिए, इन लोगों को खुलकर खेलने दिया। यदि वह अत्यधिक आदेश देता तो भले ही विजय प्राप्त हो जाती, अंततः उसे केवल ऐसे कठपुतली सैनिकों का समूह मिलता जो केवल आज्ञा मानना जानते। लेकिन यदि ये लोग परिस्थितियों के अनुसार लगातार निर्णय और परिवर्तन करते हुए अनुकूलन कर सकते तो स्थिति बेहतर होती। भविष्य में वह एक बाघ भेड़िया सेना बना सकता है, जहां हर व्यक्ति जनरल रैंक का बन सकता है। आर्यन समझ गए थे कि उनकी उपलब्धियां अंततः एक महान जनरल के पद तक ही सीमित नहीं रहेंगी। उनका मार्ग और आगे बढ़ेगा, और उनके जाने के बाद इन लोगों की उपलब्धियां पूरी तरह से उनके अपने भाग्य पर निर्भर करेंगी। महज आधी अगरबत्ती के समय में 9000 के मुकाबले 2000 लोगों के बीच एक असमान लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। धरती खून से सनी हुई थी। आर्यन द्वारा लाए गए ब्लड मार्शल क्लैन के सभी शिष्य थक चुके थे। यद्यपि युद्ध संरचना का लाभ था और दुश्मन की संख्या अपनी संख्या से कई गुना अधिक थी, फिर भी यह लड़ाई काफी कठिन थी। ब्लड मार्शल क्लैन के 130 योद्धा इस भूमि में हमेशा के लिए दफन हो गए, और लगभग 500 से 600 लोग मामूली या गंभीर रूप से घायल हो गए। युद्ध में लोग मरते हैं। हालांकि आर्यन अपनी विधियों का उपयोग करके हताहतों की संख्या कम कर सकता था या शून्य हताहतों के साथ पूर्ण विजय भी प्राप्त कर सकता था, लेकिन ऐसी जीत इन लोगों के लिए अर्थहीन हो जाएगी। केवल तलवार की धार पर जीवन जीकर ही वे तेजी से विकास कर सकते थे, या तो मृत्यु या विकास। कुछ मायनों में आर्यन एक काफी निर्दयी शिक्षक थे। इस अड्डे में युद्ध का सारा सामान साफ करो और फिर सब कुछ ले जाओ। ये वो चीजें हैं जो तुमने और तुम्हारे साथियों ने अपनी जान देकर युद्ध में हासिल की हैं, इन्हें कभी धोखा मत देना। साथ ही जमीन पर पड़ी ये सारी लाशें भी उठाओ और ले जाओ। महासागर जगत के हर जीव की लाश एक अच्छा संसाधन है। नियमों के अनुसार 1000 मून माउंटेन लौटने पर इसका 2/10वां हिस्सा सेना को सौंप दो। बाकी सब तुम्हारा है, मैं एक भी धागा नहीं लूंगा। हालांकि आर्यन की आवाज धीमी थी, फिर भी ब्लड मार्शल क्लैन के इन योद्धाओं के कानों को वह किसी दिव्य संगीत की तरह लगी। ऐसे उदार पुरस्कार उन्हें कम से कम 2 छोटे इस युद्ध की लूट को पचाने के बाद आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त थे। ब्लड मार्शल क्लैन के योद्धा आर्यन की तरह नहीं हैं।
जो पूर्णता की खोज में लगे रहते हैं और हर चीज के फायदों को अधिकतम करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहते हैं। जब तक वे अपनी साधना में सुधार कर सकते हैं, उन्हें पूर्णता या अपूर्णता की परवाह नहीं होती। आखिरकार उन्हें ब्लड मार्शल क्लैन में निचले स्तर के कर्मी माना जाता है, अन्यथा उन्हें अन्य लोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा ही नहीं जाता। एक कदम आगे, एक स्तर की प्रतिष्ठा। अगर एक दिन वे आगे बढ़ सकते हैं, तो वे अपने परिवार को भी सम्मान दिला सकते हैं, गौरव के साथ घर लौट सकते हैं और ब्लड मार्शल क्लैन की मातृभूमि में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो सकते हैं, जिससे एक परिवार का भाग्य बदल सकता है। इन लोगों की आंखों में उम्मीद की एक झलक दिखाई दी, लेकिन दूर से जुएना की आंखों में आशा की यह किरण इतनी चौंकाने वाली थी। जुएना भी सैनिकों का नेतृत्व करती है, लेकिन उसने किसी भी सेना की आंखों में इतनी तीव्र, गौरवशाली और चमकदार रोशनी पहले कभी नहीं देखी थी। हालांकि वह लगातार अपने अधीनस्थों को कड़ी मेहनत करने और प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती थी, उन्हें उच्च पदों, उदार वेतन, धन और यश का वादा करती थी, लेकिन वे चीजें बहुत दूर की थीं। एक बार ठीक था, 2 बार किसी तरह स्वीकार्य था, लेकिन बहुत अधिक प्रोत्साहन खोखली बयानबाजी बन गया। क्योंकि दूरी बहुत अधिक थी, क्योंकि वह पहुंच से बाहर थी। यह आर्यन से बिल्कुल अलग था, जो हर अभियान के बाद अपने अधीनस्थों में अधिकांश लाभ बांट देता था, जिससे उन्हें स्पष्ट प्रगति और उन्नति का अनुभव होता था। बस एक नजर ऊपर उठाने से ही उन्हें अपने सिर के ऊपर आशा की किरण चमकती दिखाई देती थी। आर्यन के नेतृत्व में सैनिक ज्वार की तरह पीछे हट गए। यह युद्ध आर्यन के सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ने वाला था। उसने कमजोरों का इस्तेमाल करते हुए बलवानों को हराया और उसे न्यूनतम नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि आर्यन ने इस प्रक्रिया में कुछ बेईमानी भरे तरीकों का इस्तेमाल किया। हालांकि युद्ध में सब जायज है। हालांकि जुएना की सोच में ब्लड मार्शल क्लैन की कुछ कठोरता झलकती थी, फिर भी वह आर्यन की मानसिकता को पूरी तरह समझ सकती थी। न्यूनतम नुकसान के साथ अधिकतम उपलब्धियां हासिल करना। मृत्यु के सामने तथाकथित गौरव भी कितना हास्यास्पद था। सेना 1000 चंद्रमा पर्वत की ओर लौटते हुए रवाना हो गई। पूरा अड्डा अस्तव्यस्त हालत में था। आर्यन के आदमियों ने उस भूमि पर इतनी जुताई कर ली थी कि जो लोग जानते थे उन्हें लगा कि कोई युद्ध हुआ है, जबकि जो लोग नहीं जानते थे उन्हें शायद लगा होगा कि शोषकों का एक समूह आ गया है। 1000 चंद्रमा पर्वत पर तैनात उच्च अधिकारी आर्यन द्वारा बैलगाड़ियों में भरकर संसाधन पर्वत पर ले जाने को लेकर पहले तो आश्चर्यचकित होते थे, लेकिन अब वे इसके आदी हो चुके थे। आर्यन के सैन्य सेवा रिकॉर्ड का काफी हिस्सा पहले ही इस्तेमाल हो चुका था। यदि उन्हें उनकी योग्यताओं के लिए पुरस्कृत किया जाता, तो आर्यन कमांडर या जनरल बनने के लिए पूरी तरह से योग्य होते। यह तो बस अफसोस की बात है कि ब्लड मार्शल क्लैन की साधना एक कमांडर के लिए आवश्यकता कम से कम है। एक कठोर परिस्थिति उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। आर्यन चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, वह फिर भी केवल 1000 सैनिकों का सेनापति ही हो सकता था। आर्यन के शासनकाल में कर्मचारियों की छंटनी की बात करें तो व्यवस्था तो फिर भी मौजूद थी। आर्यन को बस इशारा करना था और 1000 चंद्रमा पर्वत से भी बहुत से लोग भर्ती होने के लिए तैयार हो जाते। पिछले कुछ दिनों में आर्यन की उपलब्धियां सभी ने देखी थीं। नुकसान भी हुए, लेकिन उपलब्धियां उससे भी कहीं अधिक बड़ी थीं। ब्लड मार्शल कबीले के लिए, जो लड़ाई को दैनिक मनोरंजन मानते थे, नरसंहार और मृत्यु सब आम बात थी। आर्यन का अनुसरण करने के बाद रॉकेट की सवारी की तरह तीव्र विकास को वे अधिक महत्व देते थे। आर्यन प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया के दौरान सावधानीपूर्वक चयन करते थे। प्रतिभाशाली लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि सर्वश्रेष्ठ का चयन न करना उनके स्वयं के लिए अन्याय होता।
आर्यन द्वारा औपचारिक प्रक्रियाओं को समाप्त करने के बाद जुएना ने उन्हें अपने पास बुला लिया। आर्यन, मुझे किसी काम में तुम्हारी मदद चाहिए। इस बार तुम्हारी योजना को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ सकता है। जुएना का चेहरा बहुत गंभीर था। जुएना का रूप देखकर आर्यन भी थोड़ा हैरान रह गया। आपको मेरी मदद चाहिए? आप मजाक कर रहे होंगे। गुरुजी, आप तो एक मानक संप्रदाय प्रमुख हैं। सर्वोच्च अस्तित्व। एक संत के बिना कौन मुकाबला कर सकता है? मैं स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के प्रथम स्तर का एक साधारण प्राणी शायद आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। योजना में देरी करना ठीक था। यह सब तो डेथ पावर इकट्ठा करने के लिए ही था। इस अमर जगत में जहां युद्ध निरंतर होते रहते हैं, मृत्यु की कोई कमी नहीं है। यदि बड़े पैमाने पर युद्ध न हो तो वह अधिक समय हर जगह मृत्यु शक्ति एकत्रित करने में व्यतीत कर सकता है। हालांकि जुएना इतने गंभीर भाव से उसकी मदद मांग रही थी, आर्यन को लगा कि यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी खासियत होती है। हे गुरु, मेरी शक्ति भविष्यवाणी में है और मेरी असली विशेषज्ञता युद्ध में नहीं है। मैंने नक्षत्रलोक क्षेत्र में आपका प्रदर्शन पहले ही देख लिया है। परछाई में रूपांतरित होने की वह तकनीक वाकई अनोखी है। छिपकर चलने के मामले में मैं सचमुच आपके जितना अच्छा नहीं हूं। जुएना की बातें सुनकर आर्यन बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। हालांकि उनकी खूब प्रशंसा हुई, लेकिन वे इतने उत्कृष्ट व्यक्ति थे कि प्रशंसा के बिना भी वे अपनी चमक बरकरार रखते। असल मुद्दा जुएना का उसकी प्रशंसा करने का मकसद था। क्या उसका मकसद सिर्फ उसे काम करवाना और उसकी जान जोखिम में डालना नहीं था? अगर कोई और होता तो आर्यन शायद मान जाता। लेकिन जुएना कौन थी? वर्धन परिवार की नन्ही राजकुमारी, संप्रदाय की गुरु स्तर की छात्रा, शिखर पर महारत हासिल। अगर वह भी इसे संभाल नहीं पाई तो क्या उसकी मामूली साधना उसे सीधे मौत के मुंह में नहीं धकेल देगी? आर्यन बहुत आत्मजागरूक था। पिंजरे की दुनिया में आखिरी बार उतरने पर वह लगभग मर ही गया था। सोचिए, अगर उस समय किसी मंदिर में किसी देवता को कुछ हो जाता तो शायद सभी लोग मर जाते। आर्यन केवल संकट के समय में एक छोटा जमींदार और एक छोटा जासूस बनना चाहता था। दुनिया को बचाने की बात करें तो वो काम अल्ट्रामैन टिगा पर छोड़ दीजिए। वह इसका श्रेय लेने को तैयार नहीं था। आर्यन को टालमटोल करते देख जुएना को झुंझलाहट महसूस हुई। सच कहूं तो इस बार यह एक खजाने की खोज है। मैंने भाग्य की दिशा का अनुमान लगाया है, जिससे संकेत मिलता है कि एक देवता का खजाना एक प्राचीन जादुई दुनिया में प्रकट होगा। मुझे तुम्हारी और मेरी जरूरत है कि हम एक जादुई अकादमी में घुसपैठ करें और सुरागों का इंतजार करें। मैंने भविष्यवाणी की शक्ति से इस खजाने की एक झलक देखी थी। मैंने हजारों दिव्य शक्ति की बूंदें हवा में लटकी हुई देखी, साथ ही 3 संत स्तर के रत्न भी। जादुई कलाकृतियां। जुएना समझ गई थी कि आर्यन स्पष्ट लाभ देखे बिना कार्य नहीं करेगा। उसने तुरंत अपना तुरुप का पत्ता फेंक दिया। संत स्तर जादुई कलाकृतियां और दिव्य शक्ति की हजारों बूंदें। जुएना को विश्वास नहीं था कि आर्यन पूरी तरह से अविचलित रह सकता है। हालांकि आर्यन एक वृद्ध भिक्षु की तरह ध्यानमग्न अवस्था में स्थिर रहे, उन्होंने पलक भी नहीं झपकाई। संसार की सभी घटनाएं ओस और बिजली की तरह व्यर्थ हैं। ये सब बाहरी चीजें हैं, इनसे क्यों चिपके रहना? आर्यन की आवाज अलौकिक थी, बिल्कुल एक प्रबुद्ध उच्च भिक्षु की तरह। अगर उसके बाल मुंडवा दिए जाएं, जिससे वह गंजा हो जाए, तो शायद उसके सिर के पीछे रंगीन प्रभामंडल के घेरे भी दिखाई देने लगें। क्या सचमुच अविचलित हैं?
जुएना की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे लगा कि यह आर्यन का अंदाज नहीं था। केवल वही स्वयं समझता था कि बात यह नहीं थी कि वह अविचलित था, बल्कि यह थी कि संत स्तर जादुई कलाकृतियां उसके लिए बेकार थीं। उनके हाथ में अभी भी एक आध्यात्मिक दर्पण था, जिसका प्रारंभिक अनुमान संत स्तर से भी उच्च कोटि का था। जादुई कलाकृतियां, लेकिन उसका मौजूद था, गुणवत्ता पर्याप्त थी, लेकिन मात्रा स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी। अगर वह सचमुच इसका इस्तेमाल करता तो यह उसे पल भर में एक सूखे खोल में बदल सकता था। उसके पास अमर हथियारों के टुकड़े भी थे, जिनकी शक्ति और भी अधिक थी। अगर वे प्रकट नहीं होते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार वे प्रकट हो गए तो आर्यन को यह भी नहीं पता था कि वे कितने भयानक होंगे। वहां एक रहस्यमय पेंडेंट, जंग लगा शतरंज का बोर्ड, प्लूटो रिंग जो अभी अभी पहले चरण को पार कर चुकी थी, और हरक्यूलिस रिंग भी थी जिसे एक कोने में फेंक दिया गया था। आर्यन में वाकई कई अच्छी बातें थीं, लेकिन उसका एफचर बहुत कम था और वह उनमें से किसी का भी उपयोग नहीं कर सकता था। उसके हाथ में दिव्य शक्ति की कुछ बूंदें भी थीं। स्पष्ट शब्दों में कहें तो भगवान आर्यन स्वयं एक चलता फिरता खजाना थे। उन्हें दूसरों के हाथों में मौजूद खजानों से ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा जब आप खजाने की खोज के बारे में सुनते हैं तो वे बहुत खतरनाक लगते हैं, है ना? अगर उनकी रक्षा के लिए ड्रैगन नहीं होते तो कम से कम प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए कुछ शैतान राजा तो होने ही चाहिए थे। आर्यन मन ही मन बुदबुदाता रहा। जुएना समझ गई कि आर्यन जाना ही नहीं चाहता। अंततः जुएना ने अपना तुरुप का पत्ता निकाला। आर्यन, अगर तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो, चाहे मिशन सफल हो या असफल, मैं तुम्हें ब्लड मार्शल क्लैन को जागृत करने के लिए ब्लड लाइन पोषण दूंगा। वंश परंपरा फिर से, इसे फिर से जगाओ। आर्यन मन ही मन मना करना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से ये शब्द निकले, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं था कि आर्यन प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। बात यह थी कि प्रलोभन बहुत प्रबल था। अगर ये किसी और वंश के लोग होते तो बात कुछ और होती। मुख्य बात यह ब्लड मार्शल क्लैन थी। वंशानुक्रम, यदि उसके खून के रंग के पंखों का एक अतिरिक्त जोड़ा उग जाए तो उसकी युद्ध शक्ति दोगुनी हो जाएगी। यह चीज युद्ध के दौरान एक तुरुप का पत्ता साबित हुई। कुंवारी लड़की वेश्या बन जाती है। अरे नहीं, यह तो एक ऐसी अचूक कला है जो चींटी को हाथी में बदल देती है। जितनी अधिक खेती होगी उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। आर्यन की आंखें चमक रही थीं। जुएना के ये शब्द कहने के बाद उसका अपना दिल भी दर्द से तड़प रहा था। जिस व्यक्ति की रक्तरेखा पहले ही 3 बार जागृत हो चुकी हो, उसकी रक्तरेखा को फिर से जागृत करने के लिए रक्तरेखा औषधि में संत के सार रक्त की मुख्य सामग्री के रूप में आवश्यकता होती है, और वह भी किसी एक रक्त मार्शल कबीले के सार रक्त की। उस प्रभाव को हासिल करने के लिए संत का होना काफी नहीं था। इसके लिए संत लोक के 9 संतों के सार रक्त की आवश्यकता थी, जिसे 39 दिनों तक उबाला गया और फिर उस रक्तवंश औषधि को परिष्कृत करने के लिए अनगिनत बहुमूल्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाया गया। कौन जाने कि इस तरह की एक वंशानुक्रम औषधि को परिष्कृत करने के लिए कितने संसाधनों और अनुग्रहों की आवश्यकता होगी। यहाँ तक कि जुएना के पास भी स्टॉक में ज्यादा सामान नहीं था। उम्मीद है अंत में इसका फल मिलेगा, जुएना ने मन ही मन धीरे से बुदबुदाया। आर्यन ने जुएना द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों को पढ़ना शुरू कर दिया था। हालांकि आर्यन कई मामलों में आमतौर पर अविश्वसनीय था, लेकिन वह दूसरों के लिए पैसे लेने और समस्याओं को हल करने में विश्वास रखता था। इस स्तर की पेशेवर नैतिकता और ईमानदारी कोई मुद्दा ही नहीं थी। दुनिया का सबसे बड़ा सितारा, एक अविश्वसनीय रूप से प्राचीन दुनिया।
यह दुनिया अमर दुनिया से लगभग 10 गुना बड़ी थी। हर प्रमुख शक्ति के पीछे अस्पष्ट रूप से किसी देवता की छाया मंडराती रहती थी। यह तलवार और जादू की एक सामान्य दुनिया थी। बेशक हालांकि इसे जादुई सभ्यता कहा जाता था, आर्यन की राय में यह अमर सभ्यता से बहुत अलग नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि अमर जगत में तकनीक, शूफा या तकनीकों की कला कहलाने वाली विधियां उस जगत में जादू बन गईं। जिन्हें तलवारबाज कहा जाता था, वे असल में मार्शल आर्टिस्ट थे। जुएना द्वारा प्रदान की गई जानकारी के माध्यम से आर्यन को पहले से ही 6 परमाणु तारे की दुनिया की सामान्य समझ थी। हालांकि आर्यन को हमेशा एक अजीब सी अनुभूति होती थी, एक जासूस होने के नाते और फिर ब्लड मार्शल कबीले के लिए एक जासूस के रूप में काम करते हुए एक और महान दुनिया में घुसपैठ करने के कारण। मूलतः 6 का संसार में जो कुछ भी घटित होता था उसका हमसे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वह संसार हमसे बहुत दूर है। लेकिन अमर जगत में असंख्य लोगों के मार्ग के कारण अब यह कोई समस्या नहीं रह गई है। मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 का संसार ने अमर जगत के साथ एक स्थानिक मार्ग खोल दिया है। जुएना की आंखें झपकीं। आर्यन को अचानक एक दिलचस्प समस्या का एहसास हुआ। अमर जगत में कुछ अंतर्धाराएं चल रही थीं, लेकिन मुठभेड़ों का पैमाना सीमित था। वास्तव में प्रसिद्ध और शक्तिशाली सेनाएं अभी भी अपनी सेनाएं जुटा रही थीं, जिससे पूरे अमर जगत के जीवों को व्यापक तबाही का सामना नहीं करना पड़ रहा था, और अमर जगत की मुख्य युद्ध शक्ति को भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ था, जिससे उसकी लड़ने की क्षमता बरकरार थी। पहले तो आर्यन को लगा कि ये दुनियाएं किसी चीज की तैयारी कर रही हैं, लेकिन अब आर्यन समझ गया कि रक्तलोक, महासागर लोक या अन्य दुनियाओं की नजर में अमर लोक तो उनके विजय का लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं था। यह अमर दुनिया मूल रूप से असंख्य दुनियाओं का एक मार्ग था, जिसने मूल रूप से अलग थलग बड़ी दुनियाओं को एक दूसरे से संवाद करने, युद्ध करने और एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने की अनुमति दी। और असंख्य लोगों के लिए अमर जगत की वर्तमान कमजोरी वास्तव में सबसे अच्छी स्थिति थी।